क्लास पढ़ी थी। ठीक है, तो सभी रेडी हैं? आई थिंक आप नहीं लग रहे, और बाकी सब आप नहीं आए थे कल? 3-4 दिन से नहीं आए थे। ओके, तबीयत वगैरह? तो डराओ मत यार, मुझे डराओ मत यार। ठीक है, डरा रहे हो यार आप। ठीक है, और खास हो रहे हो एक्स्ट्रा भाई, या तो यार सही में आप प्लीज ना थोड़ा मास्क वास्क लगा के बैठो। ठीक है, नेगेटिव ना कोई भरोसा नहीं होता आजकल। आती है नहीं, नहीं अरे यार आपकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि सिम्टम्स नहीं आते हैं बट एक्चुअल में हो जाता है अंदर। ठीक है, आजकल ऐसे ही चल रहा है, आपको पता ही होगा ना, ओमिक्रॉन में यही चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप भी डर गए थे जब मुझे छींक आई थी। ठीक है, छींकें आ गई हैं, सर को हालत खराब हो गई। ठीक है, कल परसों परसों या तरसों की बात थी। तो एक्चुअली मेरे साथ होता है थोड़ा सा ना, जब मुझे ठंड गर्मी हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। और रही बात ये कि आपने खुद ने मास्क लगा रखा है, आप भी प्लीज सभी मास्क लगा लो, बेटर रहेगा। ठीक है। नहीं, अरे उनकी बात नहीं है, बात ये नहीं है कि बात कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, बात ये है कि और क्या, हम मेरे से भी हो सकता है भाई, मैंने खुद ने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मास्क लगाए रहो। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ घुटन होने लग गई, तो थोड़ा सा मास्क नीचे करके फिर नाक से हटा लो, मुंह से मत हटाओ फिर, और क्या है इससे। आदत पड़ गई ना, बेस्ट है यार, बढ़िया है। इस चीज को ना हमें किसी दूसरों से बचाने के लिए नहीं करना, हमें अपने आप को बचाने के लिए करना है। अब टीचर एज अ टीचर मैं फंस जाता हूँ कि मास्क को मुझे हटाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो यार अपने आप को बचाना है, दूसरों की ठीक है, आजकल दूसरों का कोई नहीं देखता, सब अपने आप का देखते हैं। ठीक है, चलो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। अगर मैं फ्लोटिंग बॉडीज की बात करूं तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और मेटा सेंटर को भी अब समझेंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक बॉडी ले ली एस। मैंने आपसे बोला कि हम इस चीज को बस डायरेक्टली समझेंगे, क्यों? इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी समझते हैं, इसको थ्योरेटिकली भी डेरिवेशन करते हैं, बट मैं ना थ्योरेटिकली जा रहा ना एक्सपेरिमेंटली जा रहा, मैं आपको इसको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे आपका कॉन्सेप्ट बन जाए बस, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, फिजिकली थोड़ा फील हो जाए कि हाँ यार ये चीजें ऐसी होंगी, है ना, मैं वो समझाना चाहूंगा। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक फ्लोटिंग बॉडी है। फ्लोटिंग बॉडी समझ रहे हैं कि इससे डेंसिटी इसकी क्या होगी, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ρ1 की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ρ2। क्लियर है? इतना हमें समझ में आ रहा है। अगर ये चीज क्लियर थी, जो हमने कल समझी थी कि बुयांसी क्यों आती है, वो इसी वजह से आती थी, कल हमने समझा था। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें जो इसका बुयांसी सेंटर होगा, जहां से बुयांसी लग रही होगी इस बॉडी पर, वो सेंटर कहाँ होगा? आपके माइंड में क्या चलता है जब आप बुयांसी सेंटर सोचते हो? तो क्या चलता है आपके माइंड में? आप बताइए रवि, क्या चलता है बुयांसी सेंटर, अगर कल अपनी क्लास पढ़ी है तो? ज्योमेट्री का, ठीक है, ज्योमेट्री का सेंट्रोइड। यहाँ इस बॉडी के बारे में नहीं सोचना, अंदर से खोखली है क्या है क्या नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसने कितना डिस्प्लेस किया। तो इसने कितना, इतना डिस्प्लेस किया जितना येलो है, जितना येलो है उतना डिस्प्लेस किया, जितना येलो है उतना डिस्प्लेस किया? नहीं, कहां तक किया है? यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, जितना ये था इतने ही तो वाटर को डिस्प्लेस किया। अगर इतने वाटर को डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका माइंड में एक इमेजिनेशन में आपको ऐसा फिगर भी चलाना पड़ेगा, ऐसा। ये है उसका डिस्प्लेस्ड पार्ट, किसका? वाटर का, इतना। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ है? ये रहा, दिस इज द बी। यहां से लग रहा होगा इस बॉडी में अपथ्रस्ट, समझ में आ रहा है? इस बॉडी में यहां से इस पॉइंट से लग रहा होगा अपथ्रस्ट। तो दिखा दूं यहां पर भी, अब दोनों चीजें माइंड में एक साथ लेके चलनी है इस जगह। कल मैंने सेपरेट सेपरेट फिगर बनाए थे सभी के, अब वो सारी चीजें माइंड में एक साथ चलनी चाहिए। तो यहाँ पर बी पर क्या लग रहा होगा? अपथ्रस्ट। मैंने देख रहे हो आप, मैंने बी को कहाँ बनाया? मैंने बी को इसका सेंट्रोइड बनाया, है ना, इतने वाले पार्ट का, जो आपको एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ऐसे। वो ग्रीन ग्रीन आपके माइंड में कैसे चलना चाहिए? ऐसा। ठीक है, तो उसका ये हो गया बी। अब थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की ओर। सेंटर, कोर कहाँ लगा रही होगी इस पर वेट? मतलब कोर कहाँ से खींच रही है? इस बॉडी के सीजी से, इस बॉडी के सीजी से इस पर कोर खींच रही है। तो जी की वैल्यू क्या हो सकती है? जी की वैल्यू, जी की वैल्यू बी से नीचे भी हो सकती है, बी से ऊपर भी हो सकती है। कल हमने समझा था, अगर इसका वेट यहाँ कंसंट्रेटेड ज्यादा है, तो जी कहाँ ज्यादा जाए, कहाँ पहुंचेगा? इस जगह। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं सीधा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ।
और अगर इसका वेट यहाँ पर ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है, तो जी नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। बट अगर इसका इस तरह से वेट रखा हुआ है कि इस शेप के लिए जी इसका बिल्कुल बी पर आ रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है ना, 1 2 3, ऐसे 3 कंडीशन बन के आ रही है, ये सुनो, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन अभी फिलहाल लेके चला, ठीक है, मैं अभी फिलहाल एक कंडीशन लेके चला, कौन सी वाली, कि इसका जो वेट है वो नीचे ज्यादा है, इधर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबल कंडीशन हमारी फर्स्ट होती है, ठीक है। तो मैं इसका वेट नीचे ज्यादा लेके चला, तो अब बताइए जी कहाँ पहुंचेगा इसका, थोड़ा सा नीचे की साइड में, ऐसे ऐसे आपके माइंड में चल रहा होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ये तो चलो बी था पहले था, चलो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको इजी वे में समझेंगे। इजी वे में समझने में क्या होगा कि आप इस जी को बी को थोड़ा सा यहाँ नीचे मान के चलो, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसके कंपेरिजन में ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ बी हो गया, यहाँ पर अभी फिलहाल के हिसाब से जी मान लो, इसका पूरे का सी जी, ये दिख रहा है ऐसा, क्लियर है ना। ये चीज ऐसे मैंने मान ली एक फिगर वाइज, अभी स्टेबल स्टेबल ये सारी चीजें हटा के मैं एक फिगर वाइज लेके चलना कि इसका जी कहाँ होगा, इसके सेंटर के आसपास, ठीक है, और इसका बी कहाँ होगा, यहाँ के आसपास। तो मैंने क्या माना हुआ है, मास अभी यूनिफॉर्म टाइप से, ये सुनो, ठीक है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म टाइप से माना तो ये जी ए हो गया, बी ए हो गया, तो आप ये वाला फिगर यहाँ से थोड़ा सा साइड कर दो माइंड में। अभी एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, उसके बाद स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अलग अलग कर लेंगे, जी कहाँ बी कहाँ, ये सब कहाँ होगा, ठीक है। अब जरा एक काम करना, इसको ना टिल्ट करवाओ ऐसे, एक्सटर्नल टिल्ट। पहले वो कहानी तो समझो कि हुआ क्या क्या, उसके बाद समझेंगे वो वाली चीजें जो अभी मुझे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को समझानी है। अगर ये चीज ऐसे जा रही है तो जरा यहाँ देखना, इस चीज में ऐसे करके, ये हो गया वाटर। जब मैंने इसको ऐसे टिल्ट किया, ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे टिल्ट किया तो ये ऐसे जाएगा या नहीं, बॉडी, इसको अंदर मत लेके चले जाना, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब बताओ यहाँ पर इसका जो जी है वो तो उसी लोकेशन पर होगा या नहीं, वही लोकेशन होगी जी की, समझ रहे हो मेरी बात को, जी की वही लोकेशन होगी, जी की वही लोकेशन होगी, या सुनो, थोड़ा सोच के देखना, जी की वही लोकेशन होगी, बी की लोकेशन क्या होगी, बी ऐसे शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, बी ऐसे शिफ्ट हो रहा है नहीं, क्योंकि आपको बी के माइंड में ये लेके चलना है क्या, कितना डिस्प्लेस हुआ, बस। आपको उससे मतलब नहीं है कि वो बॉडी कैसी दिख रही है, आपको आपको उससे मतलब है कितना डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस अब इतना हो रहा है ना, डिस्प्लेस पहले डिस्प्लेस ऐसे था, अब डिस्प्लेस ऐसे है, इसका जो बी था वो यहाँ था, इसका बी डैश कहाँ होगा, जो ये शेप ऐसी बन के आ रही है, इसका बी डैश थोड़ा सा यहाँ होगा, यस सुनो। पुराना बी यहाँ पर आपने उस पर मार्क कर दिया ऐसे करके, इस बॉडी पर आपने मार्क कर दिया, वो बी कहाँ दिखेगा, इस जगह, ये सुनो, वो भी यहाँ दिख रहा है, जबकि बी डैश इस न्यू का क्या आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। अभी जो जी आया था वो जी पॉइंट तो पुरानी की तरह ही होगा ना, जी पॉइंट तो यहीं पर होगा, इस जगह ऐसे था ये, ठीक है, ये हो गया जी। ये अब यहाँ की कहानी होती है कि ये जी आपने ले लिया, ये बी हो गया, तो क्या होगा, ये एक लाइन बना रखी थी मैंने ऐसे, ही ऐसे, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच रखी थी, चाहे तो उसके उस पार्ट पर ऐसे लाइन खींच दो एक, वो लाइन यहाँ पर अब ऐसे दिखेगी, ये दिख रही है ऐसी वाली लाइन, यही वही वाली लाइन तो है ना। बस अब क्या कहानी सुननी है आपको, कि जो मेरा न्यू बी डैश आया, जो मेरा न्यू अपथ्रस्ट वाला पॉइंट आया इस टिल्टिंग की वजह से, उस अपथ्रस्ट वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये चीज याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूं, इस बी डैश से क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, जहां ये वर्टिकल लाइन जो आप यहां से ड्रॉ कर रहे हो, ये वर्टिकल लाइन जहां पर भी इस पुरानी वाली बीजी वाली लाइन को कट करती है, वही पॉइंट हमारा एम यानी कि मेटा सेंटर कहलाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा, पहले मैंने एक सिंपल फिगर बना लिया, सिंपल फिगर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, तो बी ऑब्वियस है इस वाले का नीचे होगा, जबकि जी इसका पूरे का कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, बी से ऐसे साफ दिख रहा है मुझे। अभी अगर ये बीजी को मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, तो ये बीजी की एक लाइन खींच ली मैंने ऐसे, अब मैंने क्या किया, इसे टिल्ट किया, तो ये बी आपको वो सेंस था जब ये डिस्प्लेस किया होगा, तो उस बी का हम इसका सेंट्रोइड मान के चलते, तो ये पुराना बी था जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस वाली चीज को अगर मैंने टिल्ट किया ऐसे करके, तो ये बॉडी किस में गई, ऐसे चली गई है ना, ये वाली चीज ऐसे दिख रही है, आपको दिखेगा कि जी तो ठीक है वहीं का वहीं रहा, जी तो उस वाली बॉडी का, इस वाली का, येलो वाली बॉडी का यही होगा, बट बी जो है वो पुराना वाला बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, पुराना वाला बी जो उस पर मार्क कर दिया था आपने, बट रियल वाला बी जो इस कंडीशन के लिए, टिल्टेड कंडीशन के लिए क्या कहाँ होगा, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जो शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो इस तरह का फिगर दिख रहा है, तो उसमें बी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है,
एरिया ज्यादा हो गया ना इस साइड में। अब पहले एरिया नॉर्मल था तो सेंटर पर आ गया था, बट इस साइड में अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली इस साइड शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ नहीं रहा, वो यहाँ आ गया। तो इस न्यू बी डैश से, याद है ना, न्यू बी डैश से आपने सेंटर पोजेंसी से आपने एक वर्टिकल लाइन खींचनी है बस। वो वर्टिकल लाइन जहां पर इस पुरानी वाली बीजी वाली लाइन को कट करेगी वही मेरा मेटा सेंटर होगा। इतना समझ में आ गया? बस आपको मैंने थ्योरेटिकल, आपको मैंने एक्सपेरिमेंटल दोनों साइडों से साइड कर दिया, बस आपको ये सेंस समझा दिया। क्लियर हुआ या नहीं इतना? ठीक है, ये क्लियर है? हाँ बोलो। नहीं नहीं, अभी ये आपने नहीं कहना है कि अनस्टेबल है स्टेबल है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फिगर के हिसाब से बोला। ये अनस्टेबिलिटी कंडीशन कब है, ये अनस्टेबिलिटी कंडीशन कब है? जब वो बॉडी सबमर्ज्ड हो, जब वो बॉडी हमारी सबमर्ज्ड थी। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अभी इस क्लास में भी, कि अगर ये ऐसे है बॉडी और इसमें जी आपका बी से ऊपर आ गया, तो ये क्या होगा, यहाँ आप थ्रस्ट लगेगी, यहाँ ये चीज लगेगी। अगर ऐसे कर दिया तो ये है, ये सबमर्ज्ड के लिए, ये है फ्लोटिंग के लिए। फ्लोटिंग के लिए आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना जी कहाँ और बी कहाँ। अभी ये सेंस दिख रहा है मुझे इस फिगर से कि मेरा बी नीचे होगा, जी मेरा ऊपर होगा, तो मैंने अभी ये मान रखा है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये जी एम की वजह, जी बी की वजह से होती है, ये एक्चुअली कहाँ की वजह से होती है, अब समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, जैसे आप इसे टिल्ट कर रहे हो तो यहाँ का वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। पिछली बार क्या हो रहा था, आपका जो बी था वो चेंज हो रहा था, याद करो कल सबमर्ज्ड में बी चेंज हो रहा था? नहीं, बी अपनी उसी लोकेशन पर था, याद है ना, बी अपनी उसी लोकेशन पर था। क्यों? क्योंकि शेप तो वही की वही है ना, तो बी अपनी उसी लोकेशन पर था, ठीक है। जबकि जी उसमें चेंज हो रहा था, याद आ रहा है, जी चेंज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी फ्लोटिंग में बी चेंज हो रहा है, क्योंकि शेप चेंज हो रही है यहाँ की अंदर की। पहले कितनी थी शेप, ऐसी थी, अब शेप कैसी हो गई है, ऐसी हो गई। अब शेप कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसे। तो ये आगे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है उससे हमें कोई मतलब थोड़ी है, हमें तो इससे मतलब है ना। तो बी चेंज हो गया ना, ठीक है। थोड़ा और टिल्ट करोगे बी और थोड़ा चेंज होगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है ना? है ना, इस साइड जाओगे, इस साइड ऐसे उल्टा लेके चलोगे इसे, तो अभी भी चेंज होगा। यस और नो? अभी भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो बी, आप वो पुराना वाला लोकेशन तो नहीं बचा ना जो यहाँ पर था, जबकि सबमर्ज्ड में बी वहीं का वहीं होता है, क्योंकि शेप तो वही की वही है, ठीक है। तो वहां पर भी सेम होता है, जबकि यहाँ पर भी अलग अलग जा रहा है। इसी वजह से फ्लोटिंग कंडीशन में ये पुराना बी काम नहीं करेगा। फ्लोटिंग कंडीशन में अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको न्यू बी डैश को देखना पड़ेगा, वो कहां से जा रहा है, ठीक है। और यही जो न्यू बी डैश है, इसी के वर्टिकल खींचिए लाइन, याद रखना, इसी के वर्टिकल जब लाइन खींच रहे हो तो एम आ रहा है ना। तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन की बात करूं, क्योंकि बी डैश से क्या जाता है, अप थ्रस्ट, याद है ना, इसी से तो जा रहा है मेरा, इस वाले फिगर का जब ये टिल्टेड कर दिया आपने, क्या जा रहा है, अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट आप एक तरह से मेटा सेंटर से मान सकते हो, है ना। बस ये न्यू जो मेटा सेंटर का नाम आया ना, इस मेटा सेंटर से होते हैं ऑसिलेशन, वो अभी समझाऊंगा। यहाँ पर देखो बी डैश अप थ्रस्ट दिख रहा है, जी क्या दिख रहा है, जी पर क्या होगा, एम जी। अगर मैंने, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एम इस जी से पहले है या एम इस जी के आगे है, ठीक है। एम से अगर ऐसे दिख रहा है अप थ्रस्ट ऐसे, और जी से ये दिख रहा है एम जी नीचे, तो ये क्या करेगा, इस वाले टॉर्क को अपोज करेगा। इस वाले टॉर्क को अपोज कर रहा है, दिख रहा है ना ऐसे घुमाते हुए, इसका मतलब ये बोट को क्या लेके आएगा, वापस। ये मैंने एक तरह से फिगर भी बोट का ही बना रखा है सामने से, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रही है कि ये यहाँ पर एक अपोजिट टॉर्क लगा रहा है, कौन सा, अगर एम आगे है, अगर एम आगे है। तो ये मैंने फिगर कौन से के हिसाब से बना लिया, स्टेबल के हिसाब से। ये मैंने बना लिया स्टेबल के हिसाब से। स्टेबल के हिसाब से जी थोड़ा सा ही नीचे होगा ना, जी मतलब बी के बहुत पास होगा, ठीक है। और अगर अनस्टेबल होगा तो थोड़ा ऊपर होगा। अभी तो ये जनरल फिगर था, बट जनरल फिगर को मैंने अब लास्ट में जाके थोड़ा सा आपको समझा दिया, क्योंकि एम मेरा कहीं से तो कटता, तो एम मेरा कहां से कट रहा है, बी डैश के हिसाब से, ये जी से ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये जो हमने फिगर बनाया था, इसका जी और एम बी में थोड़ा गैप है ज्यादा, थोड़ा, अब ये फील हो रहा है, ये यहाँ पर वाटर था ऐसे करके, इसका जी ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जी ऊपर है, इसका मतलब वेट थोड़ा ऊपर ज्यादा होगा, है ना। तो जी और बी में ज्यादा गैप आ गया। अब इसे टिल्ट करो पिछली बार की तरह ही, अब इसे टिल्ट करो तो क्या होगा, न्यू कंडीशन टिल्ट किया, ये चीज बन के आ गई ऐसे। अब बताइए, जी तो हमारा उसी जगह है ना, ऐसे गया तो जी यहाँ पर के इसका ऐसे हो गया, तो ये जी आ गया, ठीक है। जबकि जो हमारे पास बी था, वो बी हमारे पास यहाँ था लोकेशन वाइज, ये बी यहाँ पर लोकेशन पर दिख रहा है मुझे, ये बी मतलब ये बी पुराना वाला मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, तो मार्क कर रखा है भी दिखेगा। बट अब न्यू बी डैश कहाँ होगा, न्यू बी डैश तो इस वाले फिगर की वजह से होगा ना, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा राइट, लेफ्ट नहीं राइट साइड है ना, थोड़ा सा राइट, ठीक है। ये इधर तो राइट आएगा ना,
ठीक है, इस साइड होगा शिफ्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी डैश। अब ये जो बी डैश है, ये बी डैश तो इस शेप की वजह से है ना, अगर जी बहुत ऊपर है, अगर जी बहुत ऊपर है, ठीक है, तो अब जरा सोचना इस बी डैश से जो न्यू टिल्ट किया आपने और जी बहुत ऊपर था, और बी डैश जो न्यू बनाया, उस न्यू बी डैश से जो अपथ्रस्ट गया, यानी कि न्यू बी डैश से जो वर्टिकल गया, ठीक है, वो इस पुरानी वाली बीजी लाइन को कहाँ कट कर रहा है? पुरानी वाली बीजी लाइन यहां से दिखा दी ऐसे करके, है ना, पुरानी वाली बीजी लाइन को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पर। तो ये पॉइंट है मेरा एम, और इसी एम से आपको अपथ्रस्ट दिखेगा जाता हुआ, एफ अपथ्रस्ट। जी से क्या होगा? एम जी नीचे की तरफ। अगर जी ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर वेट इस बोट में क्या है? ज्यादा ऊपर है, तो थोड़ा सा टिल्ट करोगे बोट और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर जाएगी। एक तो ये एक्सटर्नल लग रहा था, ऊपर से इंटरनल भी कैसा लगा? ऐसा ही लग गया, इस वजह से ये और टिल्ट कर जाएगी। तो बोट में जो वेट है वो कहाँ होना चाहिए? जनरली नीचे की तरफ, जिससे कि जी और बी थोड़े पास रहे, जिससे कि एम क्या हो जाए? जी से ऊपर चला जाए। समझ में आ भी रहा है या नहीं मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ अगर जी बहुत ऊपर रहेगा तो बी और जी में ज्यादा डिफरेंस, बी और जी में ज्यादा डिफरेंस, तो जनरली आपका क्या होगा? बी डैश से जो लाइन जाएगी वो जी से नीचे से नहीं जाएगी, और अगर वो जी से नीचे से गई तो हमारे पास टॉर्क क्या आएगा? हमेशा उसके फेवर में आएगा, ऐसे उसको और ज्यादा टिल्ट कराने के लिए। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए वेट क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा? हमारा जी एम से नीचे रहे, जी एम से नीचे रहे। इस वजह से हमारे पास क्या होगा? अपोजिट थ्रस्ट मिलेगा, अपोजिट टॉर्क मिलेगा, और ये स्टेबल में आ जाएगी। बट एक कंडीशन ऐसी, एक कंडीशन ऐसी क्या, कि आपने इसको ऐसे माना, दिस इज द अनस्टेबल कंडीशन। ये कौन सी होगी मेरी? अनस्टेबल, है ना, वो हो गई थी स्टेबल। और एक है हमारी न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन में क्या, आप फिर ये सोचोगे बीजी सेम, बीजी सेम ना, बीजी सेम नहीं है। अभी जरा सोचो, यहाँ पर क्या है? इसका जी ये हो गया, इसका बी क्या हो गया? ये हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ये टिल्ट कराया आपने, इस टिल्ट कराने के बाद ये फिगर अब चला जाता है, मान लीजिए ऐसे, ये फिगर टिल्ट कराने के बाद चला गया ये ऐसे, ठीक है। अब इसका जो न्यू बी डैश आया, और जो इसका जी था, जी तो यहीं पर था, है ना, जी तो ये वाली चीज यहाँ पर इतनी डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी इतनी डिस्टेंस होगी वर्टिकल, ये वाली देख रहे हो, सेंस समझ रहे हो, तो जी तो यहीं पर होगा। अभी जो हमारे पास ये बी डैश न्यू आया है, पुराना बी कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। पुराना बी पहुंच गया यहाँ पर, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, पुराना बी पहुंच गया यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर सिर्फ मार्क कर रखा, तो मार्क हमको यहाँ दिख जाएगा, मार्क हमको यहाँ दिख गया, ठीक है। ये तो हो गया बी। नया बी डैश किसकी वजह से आएगा? इस वाले डिस्प्लेस्ड की वजह से बी डैश हो गया। अब अगर ये बी डैश, और जैसे ही मैं बी डैश से एक लाइन खींचता हूँ, ये अगर अपथ्रस्ट में दिखा रहा हूँ, ये सेम इस पुरानी वाली बीजी लाइन को, पुरानी वाली बीजी लाइन को कहाँ कट कर रही है? इसी जी पर कट कर रही है। तो एम और जी क्या हो गए? सेम। और अगर एम और जी सेम हो गए, तो अब जरा सोचना, यहाँ पर क्या लग रहा है? एम जी ऊपर की तरफ लग रहा है अपथ्रस्ट, क्या इन दोनों की वजह से टॉर्क आया नया? अब नहीं। तो अगर ये कंडीशन यहाँ है और आपने फोर्स हटा दिया, ऐसे घुमा के फोर्स हटा दिया, तो क्या कोई टॉर्क है जो इसे वापस लेके जा रहा है? नहीं। कोई टॉर्क है जो इसे एक्स्ट्रा लेके जा रहा है? नहीं। इसका मतलब ये इसी जगह पर जाके स्टेबल हो गई। ये न्यू स्टेबल कंडीशन है इसकी, समझ रहे हो? अब ऐसे मत सोचना बोट वापस आएगी, वो बोट वापस नहीं आएगी अगर ऐसी कंडीशन है, तो वो ऐसे ही चलेगी फिर। हाँ बिल्कुल वही होता है स्टेबल कंडीशन, न्यू स्टेबल कंडीशन। हाँ बिल्कुल होती है। और ऐसी कहानियां ना आपको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में काफी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, अगर आप देखते हो तो, ठीक है। क्या चीज? वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के बाद हमेशा जी अगर एम के कंडीशन में आ रहा है तो ही है ये कंडीशन आपको। हाँ ये वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, डिस्प्लेस चेंज होगा, तो बी डैश भी तो हमारा न्यू चेंज होता जाएगा ना। जैसे जैसे ये चीज और टिल्ट कर लो, मान लो आपने और ज्यादा टॉर्क लगा दिया, आपने और टॉर्क लगा दिया, तो ये और टिल्ट हो गई, तो बी डैश और टिल्ट हुआ। अगर ये बी डैश और टिल्ट हो रहा है, तब भी वो हमारा जी से ही जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी हमारा वो न्यू स्टेबल कंडीशन है। अगर वो ऐसी फुलफिल नहीं कर रही है तो वो न्यू स्टेबल नहीं है। वॉल्यूम किसका सेम रहेगा? इस वाली चीज का ना, यही चीज आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप ना। वो न्यू स्टेबल कंडीशन में पकड़ रही है। देखो फ्लोटिंग बॉडी का वॉल्यूम सेम नहीं है कभी भी। ये आपको ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये वॉल्यूम सेम है? ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसका ये वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम सेम मत मानो, ठीक है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम अलग अलग है। इतना उठेगा, वो हमारी एक्स वाली कंडीशन होती है, ये हमारी एक्स वाली कंडीशन है। क्योंकि आप अगर डेरिवेशन करोगे तो आपको साफ दिखेगा, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे उठा।
बट आप इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, आप इस चीज को मैग्नीट्यूड वाइज अलग रखो, शेप वाइज अलग रखो। शेप वाइज क्या हो रहा है, क्योंकि बी डैश क्या होता है, बी डैश होता है इस न्यू शेप का सेंट्रोइड। ठीक है, आप उसमें ना मैग्नीट्यूड में जा रहे हो, मैग्नीट्यूड मत फंसो, मैग्नीट्यूड में फंसोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जितना ये नीचे जाता है उतना ही ऊपर आता है, तो वॉल्यूम टोटल का सेम है, वॉल्यूम टोटल का सेम है, ये फिक्स है। ठीक है, बट यहाँ का जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पुराने वाले से चेंज हो जाएगा उस सेंस में। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ शेप सोचनी है, शेप, शेप का जो बी डैश है वो नया आ रहा है पुराने वाले से। ठीक है, जितना ही डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका जो बी डैश है वो न्यू है पुराने वाले से, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है ना। आपने इस पर ये बी का मार्किंग अगर कर रखी है ना, तो बी अब मार्किंग के हिसाब से यहाँ पहुंच चुका होगा। ठीक है, और जो न्यू बी डैश है वहीं से आपके अब तक लगेगी इस चीज पर। क्लियर है, तो ये चीज थी। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग में जो हमारे पास मेटा सेंटर आया है ना, ये मेटा सेंटर की एक जो न्यू कहानी आई है, उस मेटा सेंटर से आपको हमेशा पता है क्या फील करना होता है, बस ये चीज, क्या, ऑसिलेशन। इस m को पकड़ो माइंड में, ये मान लीजिए ये है m यहाँ पर, इस m को पकड़ो, इस वोट को ऑसिलेट कराओ। m से ऑसिलेट होता है, ना g से ना b से, ये किससे होता है, m से। फिजिकल मीनिंग जो m का है ना, हम इसे b डैश भी तो बोल सकते थे, b डैश से नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, m से। m से क्या होता है, m से जो बॉडी है वो क्या होती है, स्टेबल कंडीशन में ऑसिलेट। ठीक है, स्टेबल, ये अनस्टेबल का फिगर तो नहीं है, स्टेबल का है। स्टेबल कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये ऑसिलेट। अनस्टेबल में क्या हो गया, वो तो चली गई, अनस्टेबल में तो चली गई, नीचे को जा रही है वो। स्टेबल में क्या है, स्टेबल में वापस आएगा ना, टॉर्क लगेगा ना, जब टॉर्क अपोजिट लगेगा तो क्या करेगा वो, ऑसिलेट। तो किसके अबाउट ये बॉडी ऑसिलेट होती है, ये एम के अबाउट होती है। पेंडुलम होता है ना, कहीं से तो पकड़ा होता है, तभी तो वो घूम ऐसे चल रहा होता है। तो बस वही चीज आपको याद रखनी है। इस एम का जो नया जो नाम हमने नामकरण किया, क्योंकि बी डैश से काम चल रहा था, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें, बट वो एम वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये पूरी बोट ऑसिलेट हो रही है, इसीलिए हमने एम को यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ दो चीजें स्किप की हैं, कौन कौन सी, एक इसका एक्सपेरिमेंटल और एक इसका थ्योरेटिकल व्यू। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाने की कोशिश की है डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो फिर उन चीजों को पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, और जो कि आपके लिए बिल्कुल यूजेबल नहीं है, गेट के लिए भी स्पेशली वो यूजेबल नहीं है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है कि जो यहाँ पर ये मेटा सेंटर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो करता है ऑसिलेशन, और ये एम कहाँ पर आता है, तो एम कहाँ पर आ रहा है, इस न्यू बी डैश से जो वर्टिकल लाइन डाली है, और जो पुरानी बीजी वाली लाइन है उस पर जो कटिंग पॉइंट होगा वही हमारा एम होगा। अगर एम हमारा जी से ऊपर जा रहा है तो वो स्टेबल। ये क्वेश्चन आता है, बस उम्मीद है ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो एम ऊपर गया जी से तो क्या हो गया, स्टेबल, वापस आएगा। अगर एम जी से नीचे पहुंच गया तो नेक्स्ट फिगर में दिखा रखा है अनस्टेबल, और अगर जी और एम दोनों एक साथ मिल गए तो न्यूट्रल। बस यही आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत सारी चीजें ना पढ़ा के मैं आपको सीधा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये सारी चीजें उम्मीद है समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो आप पहले तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इनको बना लो आप। ठीक है, पहले लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग, कल थी सबमर्ज्ड, आज है फ्लोटिंग। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, इसमें लिखिएगा फ्लोटिंग बॉडीज आर behave differently, floating bodies are behaving differently, floating bodies are behaving differently, floating bodies are behaving differently as compared to submerged bodies. Floating bodies are behaving differently as compared to submerged bodies, as compared to submerged bodies, because floating bodies are disturbed, because floating bodies are disturbed its center of buoyancy, because floating bodies are disturbed, comma, its center of buoyancy, comma, its center of buoyancy, its center of buoyancy is changed, because floating bodies are disturbed, comma, its center of buoyancy change. Therefore the stability of floating bodies, therefore the stability of floating bodies are analyzed
Therefore, the stability of floating bodies are analyzed with the help of the different center which is known as different मतलब अलग सेंटर है वो क्या है, which is known as meta center or metacentric point, जिसको आप ब्रैकेट में लिख लेना m, मेटासेंट्रिक पॉइंट m। अब लिखिएगा न्यू लाइन में छोटी सी हेडिंग डाल के मेटा सेंटर m, इसके बारे में लिखिएगा। फिर इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the vertical axis of the body. It is the point of intersection of the vertical axis of the body by the new buoyant force line. It is the point of intersection of the vertical axis of the body by the new buoyant force line under a very small angular tilt given to the body with the कॉमा लगा के with the line which is drawn, कॉमा लगा के with the line which is drawn by connecting old buoyancy point with CG. समझ में आ गया? इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्टिकल लाइन जो कि न्यू अपथ्रस्ट वाले पॉइंट से जा रही है, किससे जो आपकी सीजी और जो पुराना बुoyancy लाइन था, जो आपका पॉइंट था जहां से लग रहा था, उस वाले पॉइंट को जब मिला के एक लाइन खींची है, उन दोनों से जो लाइन जा रही है और जो ये वर्टिकल लाइन गई है, उनका जो कटिंग पॉइंट होगा दैट इज द मेटा सेंटर। ठीक है, दैट इज द मेटा सेंटर जो यहाँ दिख रहा है साथ ही। ओल्ड समझ में आ रहा है ना? ओल्ड बी वो है जो आपने मार्क कर रखा है ना? रियल में कभी था वो, बट अब क्या है, वो मार्क्ड हो चुका है, वो अब न्यू बी नहीं है। न्यू बी तो ये होगा। ठीक है, तो एक है ओल्ड बी बोल दिया उसे और एक को बोल दिया न्यू बी। ठीक है, जब वो टिल्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब एक काम करना, एक फिगर बना लो फिलहाल ऐसा, फिर ये वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में चलनी चाहिए। ये बना लो, उसके बाद इसे टिल्ट करा दो, टिल्ट कराने के बाद ये चीज दिखा दो। अगर ये चीज दिखा रहे हो जिसमें जी थोड़ा नीचे लेके चल रहे हो, तो ये आएगा एम ऊपर, एम जी से थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेबल वाला। तो स्टेबल से ही समझते हुए चलो, पहले एक नॉर्मल फिगर बनाओ जिसमें जी बी से ऊपर दिख रहा है। प्लीज ये वाला फिगर बना के फिर ये वाला फिगर बना लेना। ठीक है, ये ओल्ड बी है, ये न्यू बी है, ये यहाँ से वर्टिकल जा रहा है, ये पुरानी बीजी हो गई तो इसको एम बोल दिया।
ठीक, थैंक यू सर। क्या चीज? पानी की डेंसिटी ज्यादा है, हाँ, तभी तभी ये चीजें फ्लोट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ठीक है, किसकी किससे ज्यादा है? ओवरऑल डेंसिटी, ओवरऑल डेंसिटी। ठीक है, ओवरऑल डेंसिटी, नाव की ना टोटल ओवरऑल डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, सॉरी कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, ओवरऑल, तभी तो वो स्पेस बहुत ज्यादा रखता है वहां पर, एयर वाला स्पेस होता है। जी सरफेस से ऊपर नहीं आएगा। हाँ। और ये जो m है, m m सरफेस से ऊपर आ सकता है, m आ सकता है बिल्कुल। ये मैं आपको लिखाऊंगा भी आगे, m आपका ऊपर भी हो सकता है और m विद इन द बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, m इससे आउटसाइड भी हो सकता है। b आउटसाइड हो सकता है क्या? b नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेशन किसके अबाउट हो रहा है, वो चीज हमारी उस बॉडी से आगे हो सकती है ना, कि उसके अबाउट ऑसिलेशन होना है तो वो उस बॉडी से बाहर हो सकती है, तो m बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज अभी लिखाऊंगा, पहले ये प्लीज उतार लो। इसको फिर स्टेबल बोल सकते हो आप, है ना, ये साफ दिख भी रहा है आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली चीज हो रही है। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें मैंने एक साथ ही समझा रहा हूँ यहाँ पर, पहले फिगर बनाया उसके बाद ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला निकल के आ गया, दूसरे में अनस्टेबल वाला देख लिया। और एक चीज और याद रखना, जैसे ही जी की पॉइंट बी से जैसे ही नीचे आएगा ना, जी का पॉइंट अगर बी से जैसे ही नीचे आता है, ऐसी बॉडी मान ली जिसमें बी ऊपर है जी नीचे है, तुरंत बॉडी फ्लोटिंग वाली भी सिंक कर जाएगी, तुरंत, ये याद रखना। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल निकल के आता है क्या, कि अगर मेरे पास जी वाली फ्लोटिंग में, ये फ्लोटिंग है और मान लो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर कि जी हमारा नीचे आ गया और बी हमारा ऊपर है, ये कंडीशन कभी बनेगी नहीं, तुरंत बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बी ऑलवेज इन द फ्लोटिंग कंडीशन, बी इज ऑलवेज बिलो जी, है ना, और जी इज ऑलवेज बिलो एम, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। जी हमारा एम से नीचे भी हो सकता है जो कि अनस्टेबल में है, और जी हमारा एम से ऊपर भी हो सकता है जो कि अनस्टेबल में। क्लियर है? बट कभी भी जी बी से नीचे नहीं होगा, बी से, समझ रहे हो ना, बी से नीचे नहीं होगा जी कभी। ठीक है, तो तुरंत बॉडी सिंक कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, वो हमारी उसमें नहीं होगी, वहां पर रुकी नहीं होगी, फ्लोटिंग नहीं होगी वो। ठीक है, एम बाहर हो सकता है, एम बाहर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, एक एक मैं ऐसा फोटो बना दूंगा जिसमें एम बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये अभी ये समझ गया, ये समझ गए आप, अनस्टेबल हो गया, सॉरी स्टेबल हो गया, अब अनस्टेबल का ही फोटो बना लो एक जल्दी से। इसमें जी और बी में थोड़ा सा गैप दिखा देना। ठीक है, जी और बी में थोड़ा ज्यादा गैप दिखा देना, जिससे बनाते हुए दिक्कत ना आए। बी डैश को थोड़ा यहाँ पर, ये जी से थोड़ा नीचे से जाएगा। ठीक है, इनमें थोड़ा ज्यादा गैप दिखा देना प्रीवियस वाले फिगर से, बी और जी में गैप दिखा के फिर क्या करना, बी को पुराने वाले को, जी को ऐसे लाइन खींच देना, फिर बी डैश को जी से नीचे रखना, मतलब ऐसे जो जाए वो एम लाइन जी से नीचे हो, ये है जी, है ना, इससे ये नीचे जाए एम को कटता हुआ, ये हो गया अनस्टेबल। प्लीज जल्दी से बना लो, ये हो गया अनस्टेबल, और उसके बाद न्यूट्रल। अरे इन्फिनिटी स्टोन तो यार ऐसे पड़े रहते हैं, देखी नहीं है लोकी? आई थिंक आपने लोकी नहीं देखी है, बस अवेंजर्स एंड गेम तक ही देखी हुई है चीजें। तो तो कह रहा हूँ कि वो तो एज ए पेपर वेट यूज किए जाते हैं, पेपर वेट। लोकी देखोगे ना उसमें पता लगेगा। हाँ।
वो तो आपकी वो चल रही है उधर, क्या बोलते हैं, लोकी की तो हो गई है, वो तो काफी टाइम हो गया, कंप्लीट हो गई है। अरे अभी कौन सी वाली आ गई थी, जस्ट अभी आई थी कुछ दिन पहले, नाम भूल गया यार। लाइक अवेंजर्स वे भी होते हैं, क्या होते हैं भाई, इटर्नल्स। लाइक अवेंजर्स इटर्नल्स भी हैं, तो इटर्नल्स की अलग सीरीज चलने लग गई है, उस इटर्नल्स को एंड लोकी को जोड़ा जा रहा है ऊपर। सारी चीजें करना है ए बन के, ठीक है। सब कर रखी है, सब देख रखी है, सब देख रखी है, सब देख रखी है, सब देख रखी है। चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ तक अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया, फिर न्यूट्रल बना लिया। न्यूट्रल में क्या करना है, जो ये न्यू बी डैश आएगा वो जी से ही पास करवाना, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, न्यूट्रल, सॉरी अनस्टेबल नहीं, न्यूट्रल हो गया ये। न्यू स्टेबल कंडीशन तो न्यूट्रल। ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हमने न्यू बी डैश किया तो वो जी से होके जाए तो वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन कहलाएगा। न्यूट्रल स्टेबिलिटी, न्यूट्रल स्टेबिलिटी बन गए सब, नहीं ठीक है जल्दी बना लो। न्यूट्रल स्टेबिलिटी। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, आज जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स का, ठीक है, आज जो हमारा टेस्ट है 3 चैप्टर्स का वो आपके ऐप पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। आज मैं इसलिए वो क्लास में भी ले रहा हूँ जिससे आपको पिछली बार भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी ऐप में, ठीक है, तो इस बार आपको वो सारी चीजें यहाँ पर रिजोल्व हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम ना आपको शो हो, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट एज ए डेमो आज यहीं पर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो सब घर पर होंगे, वो आपकी ड्यूटी होगी कि आप घर पर कैसे दे रहे हो, ठीक है। आपको चीटिंग करके देना है, आपको नहीं करके देना है, वो आपकी इच्छा है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का ही काम रखूंगा, टेस्ट आप घर पर दोगे फिर, ठीक है। चीटिंग करके नंबर लेके आओगे उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना आ जाए आपका, वो सही है, ठीक है। बट अगर 30 में से 30 लेके आ रहे हो तो वो आपकी कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चीटिंग करके बैठे हुए हो, आपके सामने नोट्स पड़े हुए हैं, उसमें आंसर लगे हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। चलो ठीक, और बाकी हम आगे टाइम यूटिलाइज करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा टेस्ट यहाँ पर अब लूंगा नहीं, और ऐप पर आपको अपलोड हो जाया करेंगे। आप ऐप पर जाके टेस्ट दिया करो, वो पूरे दिन खुला रहा करेगा, और उसको टेस्ट को देने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हम डिस्कशन रखा करेंगे, ठीक है। जो भी आप पे डाउट होंगे उनका, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको नहीं छुआ करेंगे, जो आपको सबको पता है, जो नॉर्मली आपको थ्योरी में लिखवा रखे हैं वो क्वेश्चंस आप ऑब्वियस है कि नहीं पूछोगे मेरे से, तो जो आपके डाउट होंगे हम वही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर, यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, मेटा सेंटर के अंदर ये सारी मेटा सेंटर की बातें हो रही हैं, ठीक है। इसमें आप लिखिएगा दिस पॉइंट द मेटा सेंटर पॉइंट, यहाँ स्टार मार्क करके न्यू पॉइंट लिख लेना इसी चीज में, ये तो हो गई न्यूट्रल स्टेबिलिटी तक। उसके आगे लिखिएगा स्टार मार्क करके द मेटा सेंटर पॉइंट, द मेटासेंट्रिक पॉइंट में, द मेटासेंट्रिक पॉइंट मतलब एम में, MAY में इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, में इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, में इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फुल स्टॉप। न्यू लाइन में लिखेगा या न्यू स्टार मार्क, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट का मतलब क्या है, एम मेटा सेंटर, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच, it is also defined as the point about which bodies, about which body is oscillating, body is oscillating when it is slightly disturbed, when it is slightly disturbed, when it is slightly disturbed or given a tilt, when it is slightly disturbed or given a tilt, ठीक है। तो जो भी टिल्ट हमने दिया, और ऑब्वियस अगर टिल्ट दिया और उसके बाद अगर ये सिंक कर गई मतलब और अनस्टेबल हो गई, तो वहां पर एम हमारा ऑसिलेशन की तरह काम नहीं कर रहा, वो तो ऐसे घूम गया।
बट अगर ये स्टेबल में, तो स्टेबल में क्या होगा, ये चीज हमारी ऐसे ऑसिलेट करेगी, ये बॉडी ऑसिलेट करेगी। और जो ये ऑसिलेट कर रही है, ये बॉडी हमारी ऑसिलेट कर रही है, तो किसके अबाउट, कोई तो पॉइंट होगा ना जिसके अबाउट ये ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाके आ रही है, वही पॉइंट हमारा मेटा सेंटर। ठीक है, तो मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करती है। अब मेन चीज आ जाती है यहाँ से, अगर मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रही है, समझ रहे हो, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम पीरियड, समझते हैं ना, ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर मैं टाइम पीरियड से डायरेक्टली इस चीज को समझूं, चलो पहले मैं थोड़ी सी चीजें और समझा देता हूँ, जिसे हम बीजीएम वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बीजीएम वाली चीज और समझ लो, मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेशन, मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेशन। एई के लिए जनरली इसका क्वेश्चन जो आएगा, वो एई के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जनरली इसका क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, कैलकुलेशन आपके यहाँ नहीं आएगी। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है गेट में। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको सेपरेटली करवाऊंगा, जो कैलकुलेशन वाला है। बाकी जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ कि उसमें ये चीजें होती क्या हैं। तो अब एक चीज में फिगर यहाँ पर ऐसे लेके चला, ये है, ये कैसे दिख रही है, वोट सामने से ऐसा कुछ होता है फिगर, और ये हो गई 3D फिगर किसका, वोट का। यही जो वोट मैंने मानी है ना, इसका ये हो गया 3D फिगर, ऐसे कुछ लाइक ऐसे होगा। ठीक है, और वाटर इसमें यहाँ पर पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, अब ये देखो ये बोट इसमें पूरी तरह सिंक नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट क्या है, ऊपर ऊपर है ना। जैसे कि ये यहाँ पर अगर 2D देखोगे तो 2D सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा, सामने से ये दिख रहा है। जबकि अगर इसे साइड से देखो तो साइड से कैसा दिखेगा, अगर इसको मैं साइड से, इस साइड से देखता हूं तो कैसा दिख रहा होगा, ये साइड से दिखेगा, ये रेक्टेंगल टाइप का, ऐसे कुछ। और वाटर कहाँ तक होगा इसमें, यहाँ तक, है ना। ये आपको फिगर्स कुछ दिख रहे होंगे इस वाले बोर्ड के। ठीक है, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बी हमेशा क्या होगा, ये अभी आपने टिल्ट नहीं की, अभी ये सिंपली है, बी कहाँ होगा, सबसे नीचे। ठीक है, जी कहाँ होगा, इससे ऊपर। एम कहाँ होगा, एम कहाँ होगा, कहीं पर हो सकता है। ठीक है, कहीं पर हो सकता है, बट ये अगर स्टेबल है तो एम कहाँ होना चाहिए, जी से ऊपर। बस यही चीज याद रखनी है, अगर ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाह रहा है, तो ये फिगर जो मैं बनाने वाला हूं इसमें एम शुड बी अबव और ग्रेटर में वैल्यू आ जाएगी, शुड बी अबव जी। बी से ऊपर का मतलब नहीं है, किससे ऊपर, जी से, मतलब जी से ऊपर। एम बी से ऊपर हो सकता है यहाँ पर भी, है ना, तो तब तो अनस्टेबल हो गया। तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में एम शुड बी अबव जी। तो अब एक बात बताइएगा, ये फिगर मैं बना तो ऐसे रहा हूं सीधा, थोड़ा गलती मत करना मैं जो बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर एक हाइपोथेसिस मान रहा हूं। क्या जब इसमें एम आया होगा तो क्या एम यहीं पर आ गया था, बिना टिल्ट के इसमें एम आया होगा, कभी नहीं, है ना। आपने इसे टिल्ट किया तभी तो एम आया, है ना। तो यहाँ जब मैं इसे टिल्ट कर रहा हूं तो आपने जो ये लाइन मानी थी, याद होगा अभी एक मैंने पुरानी वाली बीजी वाली लाइन मानी थी, ऐसे ये बी और ये जी, अगर ये हमारा स्टेबल है तो एम यही तो आएगा, ऐसे बी डैश से कट करता हुआ ये एम आया। अब बताना ये लाइन क्या दिख रही है, बी जी एम की। क्या मैं इसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोट करता हुआ और इसको फिर से मैंने इक्विलिब्रियम में लाके रख दिया, फिर से स्टेबल करके यही रोक दिया, तो क्या ये लाइन अभी भी उस पर रिप्रेजेंटेड होगी, कम से कम रिप्रेजेंटेड तो हो सकती है। सुनो ना, आप इस चीज को ऐसे तो बोल सकते हो ना, बी ये है, जी ये है और एम ये है, मार्क तो कर सकते हो उनको वहां पर। जब ये मार्क किया उसके बाद ये बाद में आया, रुक गया, ये कंप्लीट हो गया, रुक गया, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं दिखा सकते, दिस इज द बी, दिस इज द जी, दिस इज द एम, ऐसे दिखा सकते हो ना स्टेबल कंडीशन में। बस मैं वही चीज यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ बार बार उसे टिल्ट करके फिर ये जीएम नहीं निकालोगे, है ना। आप क्या सोचोगे माइंड में, बहुत ही सिंपल केस, सिंपल केस क्या है, बीजीएम ऐसे हैं सीधे, जबकि कभी वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन में होंगे क्यों, स्ट्रेट लाइन में क्यों होंगे, एम तभी तो काम करेगा ना जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स टिल्ट आ चुका होगा, एक्सटर्नल टॉर्क आ चुका होगा, तभी तो एम आएगा, तभी तो न्यू बी डैश आएगा। बी की वजह से एम थोड़ी आ रहा है, बी डैश की वजह से एम आ रहा है ना, बी की वजह से नहीं आ रहा है एम,
बी डैश की वजह से आ रहा है, इसका मतलब बीजी से तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था पहले से ही, जब आपने टिल्ट किया तभी तो एम डैश एम आया था, क्योंकि बी डैश न्यू आया था। यस और नो, इतना समझ में आ गया? अगर इतना क्लियर है तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, किस वाले फॉर्मुलेशन को करने के लिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे चाहिए मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? अब हाइट की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने मेटा सेंटर बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट होती है ये वाली, गलती मत करना, कौन सी वाली? जो जीएम है ना, जीएम, वो मेटासेंट्रिक हाइट है। इसी जीएम को अगर मैंने ऐसे मार्क कर दिया था तो हाइट तो सेम ही रहने वाली है ना, मैंने बस मार्क कर दिया था उस बोर्ड पर ऐसे करके यहाँ पर, तो हाइट तो अभी भी इसमें भी तो सेम ही रहने वाली है बस। तो ये जो है ये है हमारी जीएम, ठीक है, ये है हमारी जीएम जिसे आप बोलते हो मेटासेंट्रिक हाइट। उम्मीद है क्लियर हुआ ये, ठीक है। मैं आपको देखो डेरिवेशन नहीं करवा रहा इस चैप्टर के, हर चीज के डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन की जरूरत है नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सीधा हमने क्या कर लिया, जीएम, जीएम इज दी मेटासेंट्रिक हाइट। उम्मीद है समझ में आ रहा है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट। अब ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है कैसे निकाल सकते हो? वेरी गुड, बी एम माइनस में बीजी, बी एम माइनस में बीजी, जीएम क्या हो जाएगा, बीएम माइनस में बीजी। बीजी किसी एक सरफेस के लिए, किसी एक बॉडी के लिए निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, सोच के देखो जरा। बी क्या था, बी क्या था, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, शायद नीचे लिखा है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंट्रोइड कहीं ना कहीं से निकाल सकते हो ना, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल बॉडी दे रखी है आपको तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। जी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, अगर एक बॉडी आपको रेक्टेंगल दे रखी है तो उसका जी भी निकाल सकते हो। यस और नो, क्लियर हो रहा है इतना? मतलब बी जी आपकी डिस्टेंस निकल सकती है विद द हेल्प ऑफ शेप एंड विद द हेल्प ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, निकल सकता है। यस, बीएम क्या है, ये एम कहां से आ गया, बी था, चलो बी तो हमारे माइंड में था, एम कहां से आ गया, बीएम कैसे कर दें? बीएम नहीं निकल सकता डायरेक्टली ऐसे शेप वगैरह से। बीएम की जो कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ पर मैंने कहा ना डेरिवेशन हटा दिया मैंने, सीधा बीएम की कैलकुलेशन जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, आई अपॉन में वी बार, आई अपॉन में वी बार। ये आई क्या है, ये आई पर ध्यान देना, और ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो कल भी मैंने समझाया था, वॉल्यूम क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कौन सा दिखेगा, वॉल्यूम है तो 3D चलेगा, 3D चलेगा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अब दिख रहा है थोड़ा सा 3D में, बोर्ड का ये वाला पार्ट जो नीचे वाला दिख रहा है, ये पूरा वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। यस और नो? भाई वो कैलकुलेशन में जब भी आएगा बोर्ड का ये शेप नहीं आएगा, बोर्ड कैसे आएगी, रेक्टेंगल सामने से भी, इससे ही हर चीज कैलकुलेशन में इजी हो जाए। एक ब्लॉक होगा, सिंपली ब्लॉक को ऐसे 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 करा रहे हो ऑसिलेट, है ना, तो वो क्वेश्चन आएंगे जब भी आएंगे गेट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर कैलकुलेशन वाली चीज आएगी, हाँ आपके यहाँ ये चीज पूछी जा सकती है कि एक शेप दे रखी है, उस शेप का आई क्या होगा और शेप का वी क्या होगा, तो वी आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया वी बार डिस्प्लेस। जबकि आई क्या है, आई पर थोड़ा ध्यान देना, आई पर जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा उस पर ध्यान दो अच्छे से। क्या, जो मेरा प्लेन है आई क्या होता है, आई एक्स एक्स लाइक क्या होता है, BD क्यूब बाई 12 सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मतलब उसके लिए पहले एक सरफेस होनी चाहिए ना, एरिया किसका, एरिया सर्कल का, रेक्टेंगल का, किसका। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ये जो दिख रहा है ना, जहां मेरा वाटर से टच है, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको ना, ये वाटर से कुछ टच है ऐसे करके ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज वाटर से टच है, कौन सी वाली, जो मतलब वाटर ने इमेजिनरी काटना, जरा वाटर से इस बोट को इमेजिनरी काटो, वाटर की ऊपर वाली सरफेस से इस बोट को इमेजिनरी काटो, कहां से कटेगी, ये लाइन कटेगी या नहीं, दिख रही है ऐसे ये कटती हुई जा रही है, वाटर की ऊपर वाली सरफेस से बोट को काटोगे तो ये लाइन कटेगी, तो ये प्लेन दिख रहा है। बस इमेजिनेशन में आपको इस इमेजिनेशन में जीना पड़ेगा, यही है वो सरफेस जिसका आपको आई लेके चलना है। ये आपको दिखेगा नहीं कभी भी रियल में, ये आपको इमेजिनेशन में कट करवाना है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कुछ, है ना, रियल में नहीं दिख रहा, वैसे दिख रहा है, इमेजिनेशन में दिख पा रहा है या नहीं, समझ में आ गया ना। ये वो सरफेस है जो कि उस वाटर की सरफेस के लेवल में दिखेगा, बट कैसी शेप कटेगी, वो उस बॉडी की शेप कटेगी, जो भी बॉडी की शेप होगी। बात क्लियर है? तो बॉडी की शेप में कैसे कटा, ये रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है इस बोट में, तो ये रेक्टेंगल कटा। तो अगर इस रेक्टेंगल को मैं देखूं ऊपर से तो टॉप व्यू इसका कैसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू, इसका मैं टॉप व्यू लेके चल रहा हूं तो रेक्टेंगल दिखा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, एक होता है क्या, एक होता है यहाँ पर रोटेशन कैसा वाला, या टिल्टिंग कैसी वाली बोट की, एक बोट करती है इस तरह से टिल्ट, कैसे, एक बोट आपके ऐसे थी ऐसे टिल्ट,
है ना, ऐसे 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 ऐसे, और एक हो जाती है बोट ऐसे ऐसे, कि पूरी ऐसे ही ऐसे उल्टी हो गई, और एक हुई बोट ऐसे उल्टी। क्लियर है ना, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, और एक हो गया ऐसे वाला, है ना। वो जनरली किसकी वजह से होगा, वो इसकी आई की वजह से होगा, नहीं, वो किसकी वजह से होगा, जो विंड प्रेशर्स लग रहे हैं, लाइक ऐसे। ठीक है, तो हम अभी उसको कंसीडर ना करके, जेड को कंसीडर ना करके, क्योंकि उसकी वैल्यू तो और भी ज्यादा होगी इन सबसे। ठीक है, अभी इसकी कंसीडर करो, एक ये ऐसे हो गई और एक ये, सॉरी, एक ये ऐसे हो गई और एक ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये जो ऐसे गया ना, कौन सा वाला, सामने एरिया कम, ऐसे जो हो रहा है इसे बोलते हैं रोलिंग होना। अगर ये ऐसे सिंक हो जाए ना ऐसे करके, तो इसे बोलेंगे रोलिंग होना। वर्डिंग पर ध्यान देना, इसे बोलते हैं रोलिंग होना, बोट का रोल होके और सिंक हो जाना। ठीक है, जबकि इस चीज को, जो लेंदी एक्सेस है, उसके अबाउट अगर इसको ऐसे करोगे, ऐसे डालोगे, इमेजिनेशन में चल रहा है ऐसे, यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं, ये सब ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें ऐसे जा रही हैं, ये कहलाता है पिचिंग होना, पिचिंग। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना, एक होता है रोलिंग, एक होता है पिचिंग। तो मैं यहाँ पर दो एक्सेस लेके चल रहा हूँ, दिस इज दी लेंथ वाइज एक्सेस, एल एल मान ली, दिस इज दी आई एल एल, मतलब लेंथ वाइज दिख रहा है ना। ये लाइन कहां से कट रही होगी रियल में, इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन के रियल में कैसे कट रही होगी ये, यस, यहां से जा रही होगी व्हाइट वाले पार्ट में, यहां से सेंटर से ऐसे जा रही होगी, दिस इज दी एल एल, है ना। और एक मैंने ले ली क्या, ऐसे बी बी, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ थी, और ये इसकी लेंथ थी, समझ रहे हो। तो लेंथ वाइज जो जा रही है वो आई एल एल हो जाएगा, लेंथ वाइज। तो अब ये बताइएगा, अगर लेंथ वाइज, समझ रहे हो, लेंथ वाइज एक्सेस से अगर मुझे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, वो होता है किसी भी बॉडी का रोटेशन, किसी सरफेस का रोटेशन। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, मतलब किसी बॉडी का रोटेशन उस पर्टिकुलर एक्सेस से। तो यहां पर अब सोचना कि अगर मैं आई एल एल लिखूंगा तो कितना होगा, आई एल एल, जिस एक्सेस से उसे कट करते हो, याद होगा इतना तो, जिस एक्सेस से कट करते हो उसका क्यूब, उसका क्यूब। तो यहां पर बताइए क्या होगा अगर एल एल लिख रहा हूं तो, है ना, इसका क्यूब ना, तो एल बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, रेक्टेंगल दिख रहा है साहब, तो एल बी क्यूब, ये आई एल एल है। तो आई एल एल है, मतलब ये कैसे जा रही है, ऐसे, मतलब ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, अगर ऐसे है तो ये ऐसे जा रहा है, तो रोलिंग दिख रहा है ना, रोलिंग दिख रहा है ना। बोट ऐसे सामने ऐसे रखी हुई है, ऐसे टिल्ट हो रही है। ठीक है, बट अगर बोट ऐसे रखी हुई है ऐसे, और वो ऐसे टिल्ट हो जाए, ठीक है, तो वो है पिचिंग। तो पिचिंग होगा आई बी बी में। तो ये क्या है मेरा, ये है रोलिंग, ये है रोलिंग, और एक दूसरा हो गया आई बी बी, आई बी बी, उसमें क्या होगा, जो कट रहा है उसका क्यूब, तो एल कट रहा है, एल का क्यूब, तो ये हो जाएगा बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12, दिस इज द पिचिंग। यस सुनो, ठीक है, चलो भाई, यहां तक उम्मीद है थोड़ी छोटी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, सॉरी मैं रफ करने के लिए उठा रहा था। ये यहां तक हमारी बातें हो गई क्लियर। फॉर्मूला क्या निकल के आया था जीएम का, जीएम इक्वल टू आई अपॉन वी माइनस में बीजी। ठीक है, उस बॉडी के लिए चलो बीजी की वैल्यू कुछ है, आई अपॉन वी। आपको जीएम ज्यादा चाहिए या कम, आप पहले ये बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम रखना है। अब वो बोलो, जैसे आप जीएम ग्रेटर बोल रहे थे ना, मतलब कोई हाइट ही तो होती है जिसे ग्रेटर या लोअर बोलते हैं। ठीक है, अब अबव जो आंसर था वो सही था, मेटा सेंटर शुड बी अबव देन जी, बट जीएम, जो जीएम है, शुड बी ग्रेटर देन, सोचो जरा किसके होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, ना 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 ना, सोचो वैल्यू है वो कुछ, जीएम शुड बी ग्रेटर देन जीएम, पहले यहां से पहले क्लियर कर लिया था, एम ऊपर होगा जी से, तो जीएम शुड बी ग्रेटर देन 0। सोचो सोचो सोचो, स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होगा, जीएम शुड बी ग्रेटर देन 0। वैल्यू समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है मेरी, वो अगर 0 होगी तो जीएम एक साथ हो गए ना, एक साथ हो गए तो वो तो न्यूट्रल स्टेबिलिटी आ गई, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑसिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब जीएम शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर क्या चाहिए आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो, तभी तो इसमें ऑसिलेशन आएंगे, तभी तो एम ऊपर आ रहा है। बात क्लियर है, अगर मेरा एम जी पर ही कोइंसाइड हो जाए तो जीएम क्या हो गई, 0। ये किसकी कंडीशन है, न्यूट्रल की। न्यूट्रल के लिए सीधा जीएम क्या हो गया, ये हो गया, जीएम इक्वल टू 0। बट अगर मेरा जीएम निगेटिव आ जाए, निगेटिव इन द सेंस कैसा, देख रहे हो ना, दो वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है वो, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आ सकती है भाई, माइनस बीजी है ना, तो ऑब्वियस बीजी बड़ा हो सकता है बीएम से, तो जैसे ही बीजी बड़ा हुआ बीएम से, ये जो एम है ये कहां पहुंच जाएगा, अंदर नीचे,
जी से नीचे, बी से नीचे नहीं, जी से नीचे। तो जैसे ही जीएम की वैल्यू इज लेस देन 0 आई इस कंडीशन के हिसाब से, वैसे हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं? नहीं, कुछ तो डाउट लग रहा है, बोलो बोलो कहाँ डाउट लग रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा। जीएम की वैल्यू एक्चुअली डेरिवेशन में करवा नहीं रहा, मैं सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएम इक्वल टू क्या हो गया, बीएम माइनस बीजी। बीएम माइनस बीजी कहाँ से समझे थे हम, ऐसे कि बी से एम, बीएम माइनस में बीजी कर दूंगा तो जीएम आ जाएगा, तो ये जीएम लिख दिया मैंने। इस जीएम की वैल्यू बीएम की डायरेक्टली वैल्यू डेरिवेशन से आती है, कितनी आके निकल के, आई अपॉन में वी। मैंने आई को समझाया, आई ये होता है, कौन सा वाला लेंगे वो अभी बात करूंगा। बट नीचे क्या है, वी डिस्प्लेस, वी डिस्प्लेस आपको पता है क्या होगा, तो वो हमारी कैलकुलेशन आ गई। इसकी कैलकुलेशन की वैल्यू कुछ आ सकती है, मान लीजिए 1 मीटर आ गई एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब जो बीजी था, बीजी की वैल्यू हो सकती है 1 मीटर ना हो, 2 मीटर हो। एग्जाम्पल के तौर पर 1 की जगह उसकी वैल्यू क्या हो, 1.5 हो बीजी की, क्वेश्चन में 1.5 हो। अब बताइए 1.5 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा ना। इसका मतलब जीएम की वैल्यू माइनस में आ रही, इसका मीनिंग भी तो होगा कुछ। इसका मीनिंग क्या है यहाँ, अगर वो माइनस आएगा तो जीएम ऊपर की साइड में प्लस, मतलब जीएम की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तभी तो प्लस बोलोगे। अगर जी बी की तरफ जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसीलिए अगर एम नीचे पहुंच गया जी से, एम जी से नीचे पहुंच गया तो क्या हो गया, बीजी बड़ी हो गई, बीजी बड़ी होगी। इसका मतलब ये क्या है कि वैल्यू निकल के निगेटिव। तो सेंस साफ दिख रहा है कि मुझे वो अनस्टेबल होगा। बट जैसे ही मेरी बीजी की वैल्यू छोटी होगी बीएम से तो क्या होगा, प्लस होगा। तो बीजी की वैल्यू छोटी होगी किससे, बीजी की वैल्यू छोटी होगी किससे, बीएम से। तो ऑब्वियस है एम को जी से ऊपर होना है ना। तो जीएम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, तब वो स्टेबल है। एम ऊपर है तो स्टेबल है। बात क्लियर है? यहां से हमने वो जो अभी मेटा सेंटर का स्टेबल और अनस्टेबल समझा था, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन बेसिस पर और देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ये कहां से आए वो चीजें आपको नहीं सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी फाइनल वैल्यूज याद रखनी है कि बी एम माइनस बीजी, बी एम की वैल्यू आई अपॉन बी होती है, आई की वैल्यू ये कुछ होती है अपॉन में बी। अब एक बात बताइएगा, मेरी जो ये बोट है वो किस में क्रिटिकल होगी, किस में क्रिटिकल होगी, समझना। क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, अगर हमने अनस्टेबल है ना, क्रिटिकल का मीनिंग क्या हुआ, अनस्टेबल। कि क्रिटिकल का मतलब जैसे ही उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फोर्स लगाया वो तुरंत ही अनस्टेबल हो जाए। तो अब एक बात बताइएगा, किस में जीएम की वैल्यू पॉजिटिव सेंस में ज्यादा मिलेगी, कौन से वाले आई के लिए। पहले ये देखो, ये आई अपॉन वी है ना, वी तो चलो सेम ही मिलेगा, वी तो हमें डिस्प्लेस वॉल्यूम तो सेम है। बट अगर मैं इसको इस एल एल के अबाउट रोटेट कराऊं तो इसे रोलिंग कह रहा हूं। रोलिंग में मेरी ये जो आई एल एल की वैल्यू है या आई बी बी की वैल्यू, पहले ये बताओ ये किसमें किसकी ज्यादा है। आई एल एल क्या है, छोटा है आई बी बी से, क्योंकि एल की वैल्यू ऑब्वियस लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा है, तभी तो आप इसे बोट बोल पा रहे हो। तो क्या हो गया, ये आई बी बी इज ग्रेटर देन आई एल एल। तो अब एक बात बताइए, दोनों में से क्रिटिकल कौन सा, कि किसकी डिजाइन करें, मेरी बात को सुनना, किसकी डिजाइन करें कि दूसरा वाला तो खुद में सेफ हो, किसकी डिजाइन करो कि खुद दूसरा वाला सेफ हो, ये वाला है ना। क्यों ILL से क्यों डिजाइन कर रहे हो, अगर ये फाइनल इधर में उल्टा होता ना तो गड़बड़ कर देते आप सिर्फ वहीं से आंसर दे रहे हो, आप यहां से आंसर दोगे। यहां पर क्या है, BM क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना BG से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो कौन सी वाली इससे पॉजिटिव आ ही जाएगी। अगर ILL से पॉजिटिव आ जाए तो IBB से तो 100% आएगी, क्योंकि वो इसके न्यूमरेटर में ही तो है ना। तो पहले आपने जो आंसर मुझे दिया ना वो इससे ऑटोमेटिकली दे दिया, बट पहले इसको देखना था, है ना, पहले इसको देखना भी था कि यहाँ पर अगर मैं ILL रखूंगा तो ILL से पॉजिटिव आएगी, अगर उससे पॉजिटिव आ गई तो ठीक है, IBB से भी पॉजिटिव आनी ही आनी है। तो ILL से पॉजिटिव आ रही है क्या वैल्यू, हाँ आ रही है ना, इसीलिए ILL क्या हो गया मेरा, वो क्रिटिकल हो गया कि अगर उससे सेटिस्फाइड ये हो रहा है तो ऑब्वियस IBB से सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि आई जो हमारा था वो पॉजिटिव साइड में है, निगेटिव साइड में नहीं है। बात क्लियर है ना, वो पॉजिटिव साइड में है, निगेटिव साइड में नहीं है। अगर वो निगेटिव साइड में होता तो थोड़ा फंस जाते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है, पहले ये देखना है कि वो कहाँ रख रहे हो। तो ILL आपने कहाँ रखा, इस जगह रखा, तभी तो सोचा। अगर मैं यहाँ IBB रखता हूँ तो ये वैल्यू और भी ज्यादा बड़ी है ना, ILL रखा हूं तो और ज्यादा और छोटी, मतलब उस IBB से छोटी, बट IBB से छोटी भले से ही है, ILL के हिसाब से टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी ILL की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए कि ये वैल्यू हमारी इससे ज्यादा, BG से ज्यादा। यस और नो? स्टेबिलिटी के लिए इस ILL अपॉन वी बार की वैल्यू, स्टेबिलिटी के लिए ILL अपॉन वी बार की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन BG। अगर ऐसा नहीं है तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल।
यस और नो, इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इससे। तो हमने कौन सी क्रिटिकल कंडीशन ले ली? सीधी ILL, क्योंकि अगर ILL की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो IBB की वैल्यू 10 होनी ही है, तो ये तो और सेफ है, IBB तो और भी सेफ है। इसीलिए हमारी जो बोट मेजोरिटी किसमें पलटती है? किसमें? रोलिंग में, जिसका आई छोटा है। क्रिटिकल ये है ना, इसमें क्रिटिकली पलट गई तो ऑब्वियस है कि आप पिचिंग में पलट सकती है, बट अगर इसी में सेफ कर ली रोलिंग में ही, तो पिचिंग में तो 100% सेफ है। बात क्लियर है ना? समझ में आया कुछ? तो यहां पर हमारे लिए क्रिटिकल क्या हो गई? ये IL। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि हमारी जो बोट या हमारी जो बॉडी होती है वो रोलिंग में सेफ होती है या पिचिंग में? तो वो पिचिंग में सेफ है, पिचिंग में वो सेफ है, रोलिंग में क्या है? क्रिटिकल है। अगर रोलिंग में आपने उसे क्रिटिकल को सेफ बना रखा है तो पिचिंग में ऑटोमेटिकली सेफ है। ठीक है, तो क्रिटिकल कौन सी है? वो रोलिंग में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं और भी लिखवा दूंगा अभी, बाकी ये वाली चीजें भी आपको लिखनी है जो जो यहाँ पर अभी समझाई है। ठीक है, I/V बार दिख रहा है -BG। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली AE की बात करूं तो AE में सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको, GM इक्वल टू, हमेशा याद रखो अल्फाबेट, अल्फाबेट नीचे से ऊपर चलाना, अल्फाबेट नीचे से, B के बाद क्या आएगा? G के बाद क्या आएगा? M। दिस इज दी स्टेबल, सिंपली, बस कुछ और सोचना ही नहीं। B फिर G फिर M, सबसे पहले B फिर G फिर M, तो BGM क्या हो जाता है? स्टेबल। ये स्टेबल हो गया तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। GM हमारा मेटासेंट्रिक हाइट होता है ना, BM नहीं GM। GM मेटासेंट्रिक हाइट है G से M तक का, तो क्या हो जाएगा? BM माइनस BG। रटने की जरूरत पड़ी नहीं। BG आपको पता है कि ये वैल्यूज आप शेप से निकाल सकते हो, मास से निकाल सकते हो, तो इसका मतलब BM ही था जो मैंने आपको ये समझाया, I/V। और I कौन सा लेके चलना है? LL वाला। -BG इक्वल टू GM। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है AE वालों से तो ये इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, है ना। ये गेट के लिए कि ILL की वैल्यू न्यूमेरिकली आपको पता हो, V बार की वैल्यू न्यूमेरिकली आपको पता हो, BG आपने न्यूमेरिकली निकाल लिया हो, उसके बाद इसकी GM की वैल्यू आई। तो आपके AE के लिए सिर्फ फॉर्मूला है, गेट में उसका एक क्वेश्चन भी है। तो गेट का वो क्वेश्चन मैं अभी रोक रहा हूँ, वो मैं उनको सेपरेटली करा दूंगा अभी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आपको बस ये याद रखना है, GM शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द स्टेबिलिटी, GM इक्वल टू 0 फॉर द न्यूट्रल स्टेबिलिटी, एंड GM इज लेस देन 0 अगर हो गया, मतलब निगेटिव हो गया, तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें BG बड़ा हो गया है BM से, और M पहुंच गया है B और G के बीच में, है ना, B और G के बीच में, तो ये हो गया अनस्टेबल, है ना। तो आपको स्टेबिलिटी के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, क्लियर? यहां तक हो गया? समझ में आ गया? ठीक, चलो ये वाली चीज हुई। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ, मैं थोड़ा सा और लास्ट और समझा दूं आपको। ये चलो ऑसिलेशन हम बस लास्ट लेके चलेंगे, उसके बाद हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पहले लिख लो इस चीज को, इतना जो समझाया ना अभी, मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेशन, ये लिख लो। मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेशन, पहले ये दो फिगर एटलीस्ट बना लो, हो सके तो 3D बना लो। 3D अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर एक काम करना, ये सामने से बना लेना ऐसे करके, इसको मत बनाना। इसे समझाने के लिए बताया था कि M कभी भी ऐसे नहीं आ जाएगा, M हमेशा टिल्ट के बाद आएगा, है ना। तो वो चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, तो इसको बनाओ मत, रफ नहीं कर रहा हूँ, PDF में रहने देते हैं। ठीक है, बट ये चीज यहाँ से इसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये 3D बना लो तो बेस्ट रहेगा यार, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाइट वाला पोर्शन था कौन सा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जानना होगा तो जो हम गेट के लिए बात करेंगे उसमें आप बैठ सकते हो। ठीक है, नहीं तो वो वीडियो देख सकते हो जो रिकॉर्डेड होगी।
से, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू, ये हमारा कौन सा है, टॉप व्यू है। किसका टॉप व्यू, बोट का नहीं, बोट का नहीं, बोट के उस वाले पार्ट का जो कि इमेजिनरी कट रहा है वाटर से, ठीक है। बोट के लिए डायमेंशन अलग हो जाएंगी, वो BL नहीं होंगी। ये बी कौन सा है, ये बी है ये वाला जो यहाँ कट रहा है, और L कौन सा है, ये वाला जो इसके कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना, व्हाइट वाले के लिए जो इमेजिनरी कट रहा है। FM की वाईसिटी खरीद लिया आपने अभी, सभी ने लगाया उसे, जो भी सोच विचार कर रहे हैं ना, वो खुद सोच सकते हैं अपना फ्यूचर। सोच विचार मत करो, कदम उठा लो। हाँ, मिस्टेक वगैरह चीजें आप डिस्कस कर लिया करो। जैसे ही आपको लगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तुरंत उसका फोटो खींच के और मुझे भेज दिया करो, फिर इसका रियल आंसर बता दो क्या हो सकता है। बट वो चीजें आपको प्लीज खुद से करनी पड़ेंगी, है ना। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब है मिस्टेक, बट हर क्वेश्चन में नहीं है, और हर सब्जेक्ट में भी नहीं है। इसलिए ऐसे मत सोचो कि वाईसीटी में फुल्ली मिस्टेक्स भरी हुई है, उससे ज्यादा खुरमी में मिस्टेक है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, आप कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। आपको पता है कि आपका एई का बनने का जो सपना है वो उसके बीच में है क्या चीज। थैंक यू भाई। बट यार समझिए तो, हाँ थोड़ी सी गलत बात हो रही है भाई। मतलब ठंड में मैं तो चाय पी रहा हूँ बट आप नहीं पी रहे हो यार, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। चलो एफएम जल्दी से खत्म करते हैं, फिर चाय मंगवा लेते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो बात अलग है, क्या बात है, ये तो चाय मिल रही है भाई। मतलब ठंड में ख्याल रखा जा रहा है, हाँ? सही है। तो आज सुमन जी की तरफ से पार्टी मिल रही है, गुड, बढ़िया। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ये तो स्नैक्स हुए हैं। भाई यार आज तो ऑनलाइन होने का आपने नुकसान उठा लिया भाई। अच्छा 13th, हाँ। अभी ला रहे हैं शायद ना। नहीं नहीं, सुमन जी चाय और ले आओ ना। नहीं नहीं आप खाओ बस, थैंक यू, थैंक यू, मैं यही खा रहा हूँ बस, काफी है। अरे नहीं यार खाओ तो सही, अरे यही बहुत होता है। एक्चुअली सागर जी फर्स्ट जो टेस्ट था ना उसमें थोड़ा आंसर की इसका गड़बड़ हो गया था,
तो इसीलिए अभी डिस्कशन नहीं हुआ है उसका, ठीक है। आंसर कीज मतलब उसमें ना क्वेश्चन नंबर्स डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो वो फिर से मैं आप चाहूंगा कि फिर से आप उसको ट्राई करना खुद से, एक बार खुद से फिर से सही से ट्राई करना विद आंसर कीज, और फिर उसको देना। तो सीक्वेंस वाइज आज मैं चैप्टर 3, 4, 5 का ले रहा हूँ टेस्ट, 3, 4, 5, क्योंकि उसमें आंसर कीज ना अपलोड करते हुए जो क्वेश्चन नंबर थे वो अपलोडेड नहीं थे उसमें, तो आंसर कीज अलग जा रही थी, क्वेश्चन नंबर अलग जा रहे थे, तो ऐसे हो रहा था उसमें कुछ ना, ठीक है। आज चैप्टर 2, 3, 4 का टेस्ट रहेगा, और जो पहला वाला टेस्ट है उसको मैं आपके स्पेयर टाइम में करवा दूंगा, है ना, उसको स्पेयर टाइम में कर लेंगे। ठीक है, चलो तो खाते खाते पढ़ लेते हैं भाई। लिख लिया आपने या नहीं लिखा? ये लिख लिया ना सब? तो चलो मैं समझा देता हूँ, खाते रहो समझते रहो, ऐसा होता है ना मूवी देखते हुए, बस वही है ना। तो मूवी देखो, मैं लिखवा नहीं रहा अभी कुछ, ठीक है। इसके बाद पे जो लिखने का काम है ना, प्लीज खुद से इसे मत कॉपी करना जो अभी समझाऊंगा, उससे पहले उसकी वर्डिंग लिखनी है जो अभी आपने लिखा था, उसमें थोड़ा सा वर्डिंग लिखवाऊंगा, तो वो अभी छोड़ देता हूँ, अभी आप आराम से खाओ पियो। मेन चीज क्या है, अभी यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं हम, जो ऑसिलेशन हो रहा है माइंड में, ऐसा कुछ चल रहा है ना, मैंने अभी बोला भी कि एम हमारा यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक बोट ऐसे है, बोट ऐसे तैर रही थी, और यहाँ पर इसका क्या गया, ये हो गया बी डैश, यहाँ पर पहुंच गया ये हो गया जी, ये हो गया बी, तो एम पहुंच गया यहाँ पर, है ना, थोड़ा फील हो रहा है ऐसे। तो इसके सहारे इस वाले पॉइंट के हिसाब से क्या कर रही है, ऑसिलेट, इस पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट कर रही है। अब जरा एक बात सोचना, एक फॉर्मूला हुआ करता था, शायद आपको याद हो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हुआ करता था, 2 पाई अंडर रूट, अच्छा ये तो आप उसका फॉर्मूला बता रहे हो जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है, LYG है ना, ये कुछ हुआ करता था, हाँ वहीं से मैं लेके चल रहा हूँ, अंडर रूट LYG, ये आप जो हमने जनरली 12th वगैरह में 9th वगैरह में पढ़ा था, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता था T = 2 पाई अंडर रूट LYG, ठीक है। अभी जो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला याद है, वो चीजें हमें यहाँ पर बनानी है, T = 2 पाई, अरे भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, खाना है तो खा लो भाई, मैं तो खाऊंगा नहीं अभी, ठीक है। खाना है तो प्लीज खा लो, ठीक है प्लीज, अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज खा लो, आप जो ये खा रहे हो उसमें थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या राहुल जी कहाँ गया आपका, ठीक है, इसे भी बांट लो ना, इसे भी बांट लो ना प्लीज, मेरी तरफ से इसे बांट लो प्लीज, अरे खा लो यार, एक्चुअली मैं नहीं खा पाऊंगा अभी, और क्या, देखो यार उनको दे दो, वो खुद सबको बांट देंगे, ठीक है ठीक है। चलो अब थोड़ा सुन लो सुन लो सुन लो, है ना, इधर मूवी चल रही है, प्लीज देख लो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये जो LYG था, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लेंथ से मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, एक लेंथ से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, मतलब एक मीटर टाइप से, एक मीटर टाइप से ऐसे, है ना। डेरिवेशन आपको करना नहीं है, याद रखना इस चीज को, ना ही डेरिवेशन की बात हमें सोचनी है अभी फिलहाल, बस यहाँ क्या है, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो एक 2 मीटर आ गए ना, अगर एक ऊपर मीटर करोगे तो एक नीचे मीटर करना पड़ेगा, 2 मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ओहो चलो भाई थोड़ा सा एक दे दो बस, एक से ज्यादा नहीं है ना, थैंक यू। देखो यहाँ पर हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ना ही यहाँ आपको रेडियस ऑफ गायरेशन समझना है, रेडियस ऑफ गायरेशन आपने समझा होगा आई थिंक EM में, या फिर समझोगे उसे सोम में, ठीक है, नहीं तो फिर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज कहाँ किया होगा आपने, उसमें कॉलम में, RCC में, RCC एंड स्टील वगैरह में, इसमें कॉलम में किया होगा आई थिंक आपने ना रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो यहाँ FM में मुझे नहीं समझाना क्योंकि मैं इसको अभी साइड करने ही वाला हूँ जस्ट,
डिवाइडेड बाई जी इनटू जो ये वाला मीटर था ना, क्योंकि मीटर बाई मीटर किया तो ये वाला जो मीटर है उसे याद रखना, दिस इज द जीएम। मेरा मतलब सिर्फ इससे है। ये अब नीचे मैंने जीएम मतलब एक मीटर लिख देना, मीटर खुद में हाइट है ना जीएम, ठीक है, जो जो हमारा मेटासेंट्रिक हाइट थी, बस तो ये यहाँ से याद रखना है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, जब सब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें कांस्टेंट है तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ जीएम। बस ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे एफएम के लिए पार्ट में यूज होगा। बाकी ये फॉर्मूला वगैरह नहीं आपसे पूछा जाने वाला, ठीक है, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/gm। अगर मैं मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा कर देता हूं, जीएम अगर ज्यादा हो जाता है तो ऑसिलेशन यहाँ उल्टा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, पढ़ लेते हैं बट गलत आंसर दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज को ना गलत तरीके से सोच लेते हैं। जीएम क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी, ऑसिलेशन होगा एम के अबाउट। एम के अबाउट जरा इसका ऑसिलेशन करो, कैसे हुआ ये चीज है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। मैंने कहा जीएम अगर बढ़ा तो टाइम पीरियड क्या है ऑसिलेशन का? कम हुआ। इसका मतलब अगर जीएम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हुआ है। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ? तुरंत यहां पहुंचा, तुरंत यहां आया। समझ रहे हो? जल्दी से तुरंत ऐसे आया, ऐसे आया। अगर जीएम बढ़ रहा है तो जीएम बढ़ रहा है तो यहाँ पर तुरंत ये स्टेबल होता जा रहा है। एक बार अपनी इस वाली पोजीशन पर पहुंचा, दूसरी तुरंत दूसरी स्टेबल पोजीशन पर, फिर तीसरी स्टेबल, मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तुरंत। यस और नहीं? टाइम ऑफ ऑसिलेशन अगर जल्दी हो रहा है इसका मतलब हो रहा है स्टेबिलिटी वो जल्दी गेन करने की कोशिश कर रहा है। यस और नो? है ना? अब एक बात बताइए, अगर वो स्टेबिलिटी जल्दी गेन करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी जल्दी गेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट उसमें हो क्या रहा है? अगर आप इस पर खड़े हो, अगर आप इस पर जर्क आने शुरू हो रहे हैं, मतलब आपकी जो कंफर्ट लेवल है वो खराब हो गया ना। कंफर्ट नहीं हो आप, कभी ऐसे घूम रहे हो, कभी ऐसे घूम रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो कंफर्टनेस है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं। इफ, ये चीज याद रखना, इफ जीएम इंक्रीजेस then time of oscillation increases and time of oscillation in gm increases then time of oscillation decreases। decreases का मतलब क्या हुआ? stability achieved within shortest period। यस और नो? बट ह्यूमन कंफर्ट, अगर इस पर ह्यूमन बैठे हुए हैं तो ह्यूमन कंफर्ट क्या हो गए? डिक्रीज। बस यही चीज होती है कि अगर मुझे स्टेबिलिटी तुरंत चाहिए, लाइक वॉरशिप है, वॉरशिप अभी जा रही थी ऐसे और उसे तुरंत मुड़ना है तो क्या करेगी? वो तुरंत आएगी ना। उसमें क्या जो वहां पर नेवी के पर्सन है, क्या वो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मैं धीरे धीरे मुड़ूंगा? ऐसा नहीं है ना, तुरंत मुड़ना है ना। स्टेबिलिटी तुरंत चाहिए, किसमें? वॉरशिप में। तो याद रखना जीएम किसमें ज्यादा होता है? वॉरशिप में। वॉरशिप में ह्यूमन कंफर्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं? हमारी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है उस वोट की, कि वो गिर ना जाए। जो छोटी छोटी वोट होती हैं जो उनके पास रहती हैं वो गिर ना जाए। या बड़ी वोट है तो भी हमारी जो वॉर अगर बड़ी बड़ी हो रही है तो उसके हिसाब से वॉरशिप का जो हमारा जीएम होगा वो क्या होगा? हाई होगा। जबकि इसकी वैल्यू भी लिखवा दूंगा, जबकि जब हमारा इफ जीएम इज रिड्यूस मतलब कम हो तो क्या होगा? टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा। इस फिगर से साफ दिख रहा है, इस इक्वेशन से टाइम ऑफ ऑसिलेशन जाना मतलब स्टेबिलिटी अचीव्ड इन हाई टाइम, ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव्ड इन लॉन्गर ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी अचीव इन लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको अगर मान लीजिए एक पैसेंजर शिप जा रही है तो आपको तुरंत ऐसे होके फिर ऐसे नहीं होना है, तुरंत नहीं होना। क्या हो रहा है? अगर ऐसे गिर गए तो फिर धीरे 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 ऐसे होते रहो, कोई बात नहीं, पैसेंजर खुश है उसी में। तो आपको पैसेंजर को खुश करना है, इसका मतलब आपको स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी है, आपको पैसेंजर को खुश करना है। तो ह्यूमन कंफर्ट हमारा बढ़ रहा है। ह्यूमन कंफर्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपको ह्यूमन कंफर्ट अगर ज्यादा चाहिए तो वो कौन सी चीज में होता है? वो होता है पैसेंजर शिप में। इसीलिए पैसेंजर शिप में क्या होता है? जीएम छोटा। तो इसका एग्जांपल होता है पैसेंजर शिप। इसका एग्जांपल हो गया पैसेंजर शिप, ठीक है। जीएम की मैं वैल्यू और बता देता हूँ। इसमें वॉरशिप में होती है 1 से लेके 1.8 मीटर। मीटर है ये, है ना, मीटर काफी बड़ा हो जाता है। 1 से लेके 1.8 मीटर एंड दिस इज 0.4 से लेके 1 मीटर, ठीक है। दिस इज 0.4 से लेके 1 मीटर। जीएम समझ में आ रहा है ना? मेटासेंट्रिक हाइट ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन
कैसे होंगे, जल्दी होंगे, है ना। और इसमें ऑसिलेशन कैसे होंगे, धीरे धीरे, ठीक है। पैसेंजर शिप में जीएम होगा छोटा, जबकि कंफर्ट जोन होगा आराम से, मतलब कंफर्ट जोन ज्यादा है, वो धीरे धीरे अपनी दूसरी शेप में जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे तुरंत, बट स्टेबल तुरंत हो रही है, बट उसमें जो उसमें पर्सन बैठा हुआ है वो कंफर्ट में नहीं, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई है यहाँ से, ठीक है। ये था हमारा पहले, इससे पहले कुछ और लिखना था उसमें जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। आपने उतारा तो नहीं, इसका वर्डिंग लिखो जल्दी से। इसकी वर्डिंग, ये कंप्लीट तो हो गया था ना, ये वाला वर्ड हो गया था, ये वाला, ठीक है। इसमें से इसमें लिखेगा वी बार जो हमने लिखा था, वी बार वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वाइल आई क्या है, आई को लिख लो, आई एल एल और आई ये तो लिख लिए थे आपने, बीबी है ना, ठीक है। तो अब आई को लिखेगा, बेसिक आई का मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की उस सरफेस, कौन सी सरफेस, ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज इंटरसेक्टेड, इमेजिनरी है एकदम, कटेगा नहीं, बट आपको इमेजिनेशन में मानना पड़ेगा, विच इज इंटरसेक्टेड बाय द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, बाय द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। एटलीस्ट ये पीडीएफ अपने पास रखना, 3D अगर नहीं बनी है तो इसे याद रखना, नहीं तो बना लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था, अब उसके आगे ये उतार दो, ये हो गई वर्डिंग, आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन आपके यहाँ सिर्फ इन चीजों से आएगा, इन चीजों से आएगा बस, है ना। और जो अभी ये क्वेश्चन में करवाऊंगा वो हमारा गेट वाला हो जाएगा। बाकी आपका ये क्वेश्चन रहेगा एई में भी और गेट में 1 मार्क में भी, कि टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है जीएम का। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत है उसमें आए हुए गेट में, है ना, तो उन चीजों को भी थोड़ा हमें फोकस करना होगा, वैल्यूज भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये चीज उतार लो, दिस इज द टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है, ह्यूमन कंफर्ट या फिर वॉरशिप, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। और इस तरह से आपका हाइड्रोस्टैटिक वाला चैप्टर या ये कंटेंट हो गया है कंप्लीट। और अब हम चलेंगे काइनेमेटिक्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको आई अपॉन वी माइनस बी जी पर एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी बैठे हैं तो प्लीज बैठे रहो और उस क्वेश्चन को सभी कर लो। एक क्वेश्चन है बस, वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि बीजी क्या था, है ना। और उसके बाद 4 बजे से आप टेस्ट देने स्टार्ट कर देना, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो है वो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से हम टेस्ट रख लेंगे फिर। आज हो गई 13 तारीख, ठीक, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। 21 तारीख तक हमारा मेजोरिटी पार्ट निपट चुका होगा, मेजोरिटी, जैसे मैंने बोला भी था ना 20-21 तक, 20-21 तक मेजोरिटी निपट चुका होगा। हद से कंप्रेशन वाली चीजें बचेंगी बस, मैक नंबर वगैरह की। डायनामिक हमारा आराम से 20 तक हो जाएगा, 20-21 तक। रेसर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए थे ना, मैनोमीटर्स, यूट्यूब मैनोमीटर्स, पीजोमीटर्स, उसमें कुछ दिक्कत आती है आपको समझने में? हाँ, बोर्डन गेज तो वो हमारा एक तरह से मैकेनिकल वाला हो गया, हाँ, इसीलिए मैंने वो लिखवाया भी था, गेज प्रेशर को मेजर करता है, बट वो सिविल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसके 3 शेप बना देते हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है आपका बैरोमीटर, ठीक है, वो बैरोमीटर है, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड बस हमारा एक हाइपोथेसिस होती है, सी लेवल पर बैठकर तब नापना है, ठीक है, वो हो गया स्टैंडर्ड। नहीं तो हमेशा बैरोमीटर लोकल को ही नापेगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी से नहीं नापा जाता। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जब आप सी लेवल पर बैरोमीटर को लेके आए तो बैरोमीटर ने तो लोकली नापा,
है ना। तो स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसकी कंडीशन हम मान लेते हैं कि वो सी लेवल से है। सी लेवल पर गए, वहां जाके बैरोमीटर रखा, फिर चेक किया, तो आपको 1 ATM मिलता है एग्जैक्ट। जबकि देहरादून में 1 ATM नहीं होगा 100%, क्योंकि हम सी लेवल से ऊपर हैं। कौन सा वाला? वर्शिप वाला, हाँ ये चीजें रहती हैं, ये मतलब स्टेट लेवल में ना, जो हमारे एई वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, इनमें वैल्यूज भी आती रहती हैं, वैल्यूज। गेट में ज्यादातर आता है ये वाला क्वेश्चन कि जी और एम कहाँ कहाँ होंगे स्टेबिलिटी में, गेट में ज्यादातर ये आता है 1 मार्क में। और फ्रिक्वेंटली आ जाता है ये, कभी भी किसी भी साल आ जाता है ये, कि एम शुड बी ग्रेटर देन जी, एम शुड बी बिलो जी, ऐसे इस तरह के। ठीक है, ये भी फायदा रहेगा आपको, समझ में तो आ गया ना, टेस्ट में तुरंत इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बर्न से रिलेटेड चीजें समझ में तो आ गई है ना। प्लीज थोड़ा याद कर लो, याद हो गई हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फिर कहोगे कि सर मतलब याद तो किया ही नहीं। याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, याद हो गई हैं तो टेस्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। मर्चेंट नेवी, ठीक है। कार्गो शिप के लिए कंफर्ट चाहिए, कार्गो शिप में सामान इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी, इसी के लिए जो पैसेंजर शिप है ना, उसी के सेंस में, मतलब छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं, छोटी होनी चाहिए, है ना। एम जो हमारी जीएम की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट कभी कोई डाटा नहीं होता, 0.4 एग्जैक्ट थोड़ी है, किसी में हो सकता है 0.3 हो, ठीक है, जिसमें और ज्यादा कंफर्ट चाहिए तो उसमें 0.3 भी हो सकती है। तो ये एक रेंज है कि आपकी अगर पैसेंजर है जैसे कार्गो है, जिसको ज्यादा ज्यादा इधर उधर नहीं करना, तो उनके सेंस में क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी 0.4 से 1 के आसपास। जबकि जो हमें जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी और भी ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होगा, इससे भी ज्यादा हो सकती है, 1.8 से भी ज्यादा हो सकती है। तो आपका रेंज है वो 1 से लेके 1.8 तक जनरली लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई 1 से 1.8, ठीक है, यहाँ तक हो गई चीजें क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है, यही बीजी और आई वाई बी वाला, ठीक है। जो इसके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, जो मैंने फोकस करने के लिए बोल भी दिया, वो आपके टेस्ट में रखे हुए हैं, प्लीज गलती मत कर देना, और प्लीज कॉपी मत छानना वहां पर उस टाइम पर। ये चीज याद कर लो, जो जो आपने लिखा है ये याद कर लो, और यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिल जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में कुछ अलग थोड़ी आएगा, आएगा तो कॉन्सेप्ट सही, ठीक। चलो एक क्वेश्चन कर लो, मैं बोल रहा हूँ आपको ना, प्लीज एक बार लिख लो इसे, 2 से 3 मिनट खुद से लेना और बताना मुझे क्या क्या आप सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। लिखेगा, ए वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ, शेप सिंपल रहेगी, इसीलिए मैं आपसे ए वालों को भी बोल रहा हूँ कि इसको करके करने की ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, ए वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ए वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप floats with its, हो गया, a wooden block in the form of a rectangular prism, sorry, rectangular block floats with its, with its 15 centimeter, with its 15 centimeter height vertical, with its 15 centimeter height vertical, यार 124 से अभी होना था, एक सेकंड इतना है ना।
क्या था 15 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर विड्थ है और 12 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ इमर्जन है, मतलब 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है ना। यहाँ ये फ्लोट करेगा तो ऑब्वियस है एक हाइट तक ही तो पानी होगा ना इसके अंदर, मतलब भरा हुआ जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा होगा ऐसे, है ना। तो यही चीज मैंने बोट के सेंस में समझाई थी, बट कभी भी आपको क्वेश्चन बोट का नहीं आने वाला, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं आएगा, शेप आपको ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप से ही कुछ मिलेगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप से, है ना। उसका सामने वाला फिगर ये हो जाएगा 15, 20 और कहाँ तक पानी है 12 तक, 12 तक इसमें पानी है ऐसे, मतलब इसमें नहीं है, मतलब ये खुद पानी के अंदर है 12 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ इमर्जन 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे वाटर ही वाटर है। तो अब बताना है आपको सीजी बताना है, अब बताना है सीजी बताना है, ठीक है, सॉरी सीजी कह रहा हूँ, जीएम बताना है, मेटासेंट्रिक हाइट बतानी है, मेटासेंट्रिक का पॉइंट बताना है कहाँ होगा, और स्टेबिलिटी बतानी है कि स्टेबिलिटी कैसी होगी उसकी, ठीक है। तो क्या क्या चेक करना होगा, देखो शेप आपको सीधी दे रखी है, सॉरी शेप आपको सीधी दे रखी है, तो आप पहले इसमें क्या निकाल सकते हो, बी और जी दिखाओ, इसका बी और जी कहाँ होगा, उम्मीद है आप सीधा समझा भी सकते हो कि बी और जी कहाँ होगा, है ना। तो सोचो जरा और करके दिखाओ थोड़ा थोड़ा, बी कहाँ दिख रहा है इमेजिनेशन में, आगे कहीं कुछ। बी होता है हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के फिगर का सेंट्रोइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के फिगर का सेंट्रोइड बी होगा। एक हाँ नीचे वाली सेंटर्स, वो नीचे वाली सरफेस ले लो, नीचे वाली से कितना, शेपर, नीचे वाली से कितने पर होगा, 6 पर, वेरी गुड, नीचे वाली सरफेस से होगा 6 पर बी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है 12 के हिसाब से, है ना, तो 6 पर हो गया सीधा, जबकि जो जी होगा वो कहाँ होगा 7.5 नीचे से, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी बीजी निकालने के लिए। ये हो गया हमारा कितने पर, 6 पर, नीचे से लेके चलो 6 सेंटीमीटर, जबकि ये हो गया 7.5, तो इसे बी बोल देंगे, इसे जी बोल देंगे, जी हो गया हमारा 7.5 नीचे से कितना 1.2। ये किसकी वैल्यू बता रहे हो आप, जीएम की, आई वाई भी निकाल लिया था 1.27 1.7 नहीं होगा 1.27 देखिएगा, ठीक है। आई वाई वी निकालने में आई थिंक आपने थोड़ी गलती कर दी होगी, या तो इस वजह से गड़बड़ हुआ, बीजी हो गया, है ना। आपको चाहिए जीएम, ऑब्वियस है, आप अगर इसे स्टेबल देखोगे तो मुझे तो भी पता नहीं ना स्टेबल है अनस्टेबल है, आप सीधा वो फॉर्मूला लगा लो, जीएम इक्वल टू आई वाई वी माइनस में वीजी, बीजी आपको पता है कितना हो गया 1.5, है ना। आपको ये नहीं पता अभी एम ऊपर है नीचे है, कुछ नहीं पता अभी, एम जी से ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी सीधी वैल्यू पर। तो वैल्यू आपकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कट रहा है वो फिगर तो देखो जरा, वो कट रहा है वो ये है ना, जो कट रहा है वो ये है, ये वाली चीज। तो इसका हमें क्या लगाना है, आई एल एल, हमें क्या निकालना होगा, आई एल एल, आई एल एल, आई एल एल क्या हो जाएगा, रोलिंग के हिसाब से बी ये हो गई, एल ये हो गई, क्या हो जाएगा एल बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, एल की वैल्यू कितनी रखी है 40 सेंटीमीटर्स में निकाल लो कोई नहीं, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो 40 इंटू बी कितना है, बी है आपका 20, तो 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, दिस इज दी आई एल एल डिवाइडेड बाई वी। अब ये है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो हमारे पास ये होगा, ये ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं ये वाला पार्ट, ये है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, दिख रहा है ना नीचे वाला, ठीक है। अनस्टेबल आ रहा है जीएम की वैल्यू, ठीक है, तो ग्रेटर देन है 0 तो वो स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम, रेक्टेंगल है तो 15 नहीं होगा 12, 12 गुणा 20 और इंटू में 40, है ना। क्लियर हुआ या नहीं इतना, 12 गुणा 20 इंटू में 40, दिस इज द वी बार, क्लियर है ना, दिस इज द वी बार। सो ये हो गया हमारे पास 40 गुणा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 गुणा 20 गुणा 40 माइनस में 1.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से इसको बस सोल्व करना बाकी रह गया है, इसमें कुछ तो कटेगा, 40 से 40, एक 20 से एक 20 पावर कट गई, 12 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 12 गुणा 12, इसको सोल्व करोगे तो कुछ आएगा, उसमें से 1.5 सेंटीमीटर घटाना है, आई थिंक यही आ रहा है ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मतलब घटाने के बाद कितना आ गया आंसर 1.278 सेंटीमीटर ना,
सेंटीमीटर या कुछ और, या मीटर, क्या रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है, 1.278 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अब ये क्या आया, ये आया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब m आएगा ऊपर, है ना, और कितनी दूरी पर, 1.278। तो नीचे से अगर बेस से करना है तो क्या कर दोगे, 7.5 में जोड़ दोगे, 1.278, तो m की वैल्यू निकल के आ गई, और यहाँ से स्टेबिलिटी भी दिख रही है सीधी, m कहाँ पर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है, आ गया था ना आंसर, ठीक है, आपका भी, और आप लास्ट में आया था, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना, गुड, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बस यही हमारा गेट का कॉन्सेप्ट भी हो गया, और एई को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है, कि बीजी यहाँ पर ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो। आपके यहाँ इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन वैसे आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बहुत टफ थी, है ना, कैलसी अलाउड नहीं है ना, तो इसलिए या तो एक ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको सारी चीजें कट जाए, थोड़ा सा इजी पड़ जाए, या तो ऐसा क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर नॉर्मली क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक बीजी पूछ लिया, बीजी तो पूछ सकते हैं, वो तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, बीजी पूछ कर लो, 4 बजे के आसपास से स्टार्ट कर दो, वैसे सर ने शायद उस चीज को एक्सेस कर दिया है, अलाउ कर दिया आई थिंक, ठीक है। तो अब 4 बजे के बाद से आप स्टार्ट कर देना प्लीज, उस साइड चलो सभी, क्योंकि क्लास के लिए यहाँ पर स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज टेस्ट दे दो, ठीक है।